वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं तुम लोगों के लिए फिर से एक और फर्स्ट क्लास सीरीज लेके आ चुका हूं। पर कहानी शुरू करने से पहले केविन भरा दिया हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू ओजी गैंग ब्रदर। इस दुनिया में हजारों सालों से इंसान और डीमंस की जंग चलती आ रही है जो कि बस तबाही पर ही रुकती है, और इन दोनों की लड़ाइयों का बस एक ही मकसद है, नए वर्ल्ड के आवाहन को हासिल करना। पर जैसे ही डीमन किंग इस जंग में कदम रखता है, इंसानियत की सारी डिफेंस लाइंस खात्मे की कगार पे आ जाती हैं। डीमन किंग जंग के मैदान में खून की नदियां बहा देता है, बस उस समय जहां पर ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, इंसानियत का खात्मा सुनिश्चित हो चुका है। पर उसी समय एक उम्मीद की किरण उठती है। वो उम्मीद थी चुनगो, जो कि अब इंसानियत को लीड करेगा, इंसानियत के दिलों में एक नई उम्मीद जगाएगा। पर सच्चाई में तो ये बस एक गेम है जो कि अपने चुनगो ने खुद ही बनाया है, एक रियलिस्टिक वर्चुअल गेम जो कि रियलिस्टिक एक्सपीरियंस से भरा हुआ है। और गेम के बेटा टेस्ट के दिन चुनगो गेम के अंदर एंटर करता है। उसका प्लान था कि खात्मे की कगार पे पड़ी इंसानियत को लीड करके डीमंस का खात्मा करना, ताकि वो इस गेम को शुरू कर सके। हाँ, पर गेम के खतरनाक बग की वजह से वो एक्सीडेंटली अपनी ही टीम को खत्म कर देता है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसे रैंडमली एक हेवनली पैसिव स्किल मिल गई है, मर्सीलेस क्लमजी प्लेयर। इस स्किल से होता ये कि ये जो भी स्किल कास्ट करेगा उसका अपोजिट ही इफेक्ट होगा, और ये हर लेवल के साथ 10% इंक्रीज हो जाएगी। नॉर्मल शब्दों में कहा जाए कि फेलियर का चांस बढ़ता जाएगा ये जितना स्किल का इस्तेमाल करेगा, जिससे अब ये एक ट्रू किंग ऑफ क्लमजीनेस बन चुका है। बस इतना ही नहीं, सरप्राइजिंगली अब ये गेम से लॉग आउट भी नहीं कर सकता, और ये इसी गेम में ट्रैप हो चुका है और डीमंस का टारगेट बन चुका है। अब ये उन्हीं दुश्मनों द्वारा हंट किया जा रहा है जिन्हें ये पहले ही खत्म करने के बारे में सोच रहा था। हाँ, पर एक गेम के क्रिएटर होने के नाते चुनगो इतनी भी आसानी से हार नहीं मानने वाला, और थोड़े ही टाइम में उसे समझ में आता है कि ये डीमंस उसे बहुत ही पावरफुल फिगर समझ रहे हैं। इवन वो तो उसे पावरफुल स्किल्स और अलग अलग प्रिविलेजेस भी देने लगते हैं। ठीक है, तो अब चलो इस स्टोरी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डूम, जो कि डीमंस की आर्मी में एक पावरफुल एग्जीक्यूटिव है, वो चुनगो की तरफ थोड़ा हेजिटेशन और सस्पिशियस निगाहों से देख रहा था। यहाँ चुनगो अपनी स्किल्स लाइट स्टार रेडियंस और हीलिंग लाइट को एक्टिवेट करता है। वो अपने टीममेट्स को हील करने के बारे में सोच रहा था। हाँ, पर टीममेट्स को हील करने की बजाय वो उनको कमजोर कर देता है इस हद तक जिससे वो मरने ही वाले थे, जिससे पूरे इंसानी खेमे में हाहाकार मच जाता है। एक मौका देख के डूम भी अपना सबसे पावरफुल अटैक एमसी की तरफ कर देता है। वो अपनी सबसे ताकतवर स्किल हेल्फ फायर फेस्ट का इस्तेमाल करके चुनगो की ताकत को परखना चाहता था, पर उसके सरप्राइज के लिए चुनगो ने ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये एक पावरफुल अटैक करने वाला है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के एकदम शांति से अपनी डिफेंसिव स्किल का इस्तेमाल करता है और बिना कोई पसीना बहाए उसकी सबसे पावरफुल स्किल को न्यूट्रलाइज कर देता है। इससे डूम बहुत सरप्राइज हो जाता है और वो भी सोचता है क्या एक इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, वो जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में इतना शांति से कैसे डिसीजंस ले पा रहा है। पर इससे पहले कि डूम थोड़ा रिलैक्स कर पाता, ये सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। चुनगो की स्किल फिर बैकफायर कर जाती है और स्किल के रिवर्सल इफेक्ट की वजह से उसके सारे टीममेट्स खत्म हो जाते हैं। इससे डूम की फटके 64 हो जाती है और वो भी सोचता है कि ये तो डीमन से भी ज्यादा खतरनाक है, इसके पास रिवर्सल एबिलिटीज भी हैं। तो सिचुएशन को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए डूम खुद आगे बढ़ता है और चुनगो की पीठ थपथपाते हुए कहता है, जिंदगी और मौत तक लड़ने से क्या ही फायदा है बिग ब्रदर, क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें और इस दुनिया को थोड़ा आपस में शेयर कर लें। और अब तक तो एमसी को भी अपनी सिचुएशन का पता चल चुका था और वो ये देख के सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने डूम की कैरेक्टर डिजाइन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाई है, वरना मैं तो अब तक फट चुका होता। तो अब ना सिर्फ उसने अपने क्लमजी बग की वजह से अपने सारे टीममेट्स को खत्म कर दिया, बल्कि अब वो डीमन फैक्शन के हार्ट डूम की आर्मी में जुड़ चुका है। उसका दिल जोरों से धड़कते हुए कहता है, ओह नो, अब मैं दुश्मनों की साइड हो गया। वो सिस्टम से पूछता है, भाई तू मुझे कब लॉग आउट करने देगा। सिस्टम कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। वो कहता है, नहीं मुझे कंप्लेंट फाइल करना है। तो सिस्टम कहता है, ब्रदर यहाँ कोई कंप्लेंट पॉइंट नहीं है। एमसी कहता है, अगर इन लोगों ने पता लगा लिया ना कि मैं बस एक छोटा सा न्यूबी हूँ तो मेरे तो लग जाएंगे। पर तभी डूम और एमसी एक अजीब सा साउंड सुनते हैं और ये लोग भी उस तरफ देखते हैं, और सामने से एक हाई हील्स वाली छोटे छोटे पंखों के साथ एक दिल के शेप की पूंछ लिए लहराते बलखाते हुए आती है सक्यूबस आर्मी की कैप्टन साइक्स साइलेंट किस। भाई मैंने कुछ नहीं कर रहा भाई, ये नाम है उसका।
ये सीधा ही एमसी की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तुम में सच में कुछ तो बात है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। और वो सीधा ही एमसी से चिपकते हुए उसको चेक करने लग जाती है और वो कहती है, एक फायर डीमन, इंक्यूबस, ब्लड डीमन, नहीं ये भी नहीं, आखिर तुम। फिर वो इसके और पास आते हुए कहती है, क्या तुम अपने कपड़े उतार के मुझे अच्छे से एग्जामिन करने दे सकते हो। एमसी के लिए भी ये बोलना बहुत मुश्किल था, पर वो भी कह ही देता है, तू डिस्कस्टिंग डीमन, जाने दे मुझे। यहाँ सिस्टम विंडो पे दो नोटिफिकेशन आती है, सिस्टम आई वांट टी कंप्लेन, तुम ही अब इस बग को धीरे धीरे करके फिक्स कर सकते हो। फिर सिस्टम शांत हो जाता है और यहाँ पर सक्यूबस अपनी नेल के अंदर से थोड़ी बहुत डार्क एनर्जी निकालते हुए एमसी की तरफ बढ़ाने लग जाती है। और यहाँ एमसी कहता है, हे तुम क्या सोच रही हो। फिर एमसी उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और वो कहता है, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। फिर हमें उस लड़की की चीखें सुनाई दी जाती है। एमसी कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब मेरे साथ करने की। यही लड़की चिल्ला रही थी, नहीं रुक जाओ बस ये मत करो, तेज तेज और तेज। यहाँ नीचे एमसी को दिखाता है, वो तो उस डीमन को स्पैंकिंग दिए जा रहा होता है और ये डीमन को तो और भी मजे आ रहे होते हैं, वो और भी मांगती रहती है। यहाँ सक्यूबस चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम मेरी टेम्पटेशन से कैसे रेसिस्ट कर सकते हो। यहाँ चुनगो सोचता है कि ये तो एग्जैक्टली वही कैरेक्टर डिजाइन है जो कि मैंने इसे दी थी, एक गुड डॉटर साइक्स और एक गुड सन डूम। इन दोनों से डील करना तो बहुत इजी है। उसे पता था कि जब तक इस गेम के रिबेलियस कैरेक्टर्स इसमें एंटर नहीं कर जाते, यहाँ नेविगेट करना उसके लिए आसान होगा। बस ये ऐसे ही अभी खुद की तारीफ कर ही रहा था, पर तभी एकदम से कुछ तो शॉकिंग फील करता है और एकदम से वहां से छलांग लगा देता है और वहां बहुत सारी शैडो चेन्स आने लगती हैं और एमसी समझ जाता है कि ये शैडो शैकल्स हैं, मतलब कि ये तो वही है। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं अब एमसी को शैडो चेन्स ने बांध लिया है और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता। वो भी कहता है, अरे नहीं मैं तो फंस गया, ये तो सच में वही है, डीमन रेस का स्ट्रॉन्गेस्ट असैसन, शैडो लीजन का कमांडर जेड। यहाँ एमसी अंदर ही अंदर रो रहा होता है और वो सोचता है, नहीं ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर कर क्या रहा है। जेड पलक झपकते ही सक्यूबस के बगल में आ जाता है और वो कहता है, आउटसाइडर तुम किससे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। चनगू तुरंत ही अपने डिसीजन पर रिग्रेट करने लगता है और साइलेंटली खुद को ही गालियां देने लगता है। वो सोचता है, मैं सच में पागल था कि मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस में से एक को माइंड रीडिंग की पावर दे रखी थी, आखिर अब मैं इससे कैसे निपटने वाला हूँ। यह सेड अपना टेरिफाइंग ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देते तो मौत के लिए तैयार हो जाओ। पर सरप्राइजिंगली एमसी तुरंत अपना मूड बदलता है, अपने चेहरे पे एक स्माइल लाता है और वो कहता है, ये तो डिपेंड करता है कि तुम मेरे जवाब के लायक भी हो या नहीं। या अंदर ही अंदर एमसी बहुत घबरा रहा होता है और वो खुद को शांत करते हुए कहता है, शांत हो जा, ये बस एक गेम कैरेक्टर है जो कि तूने ही बनाया है, बस इसके सामने अपनी कोई कमजोरी मत दिखाना। पर एमसी का ये जवाब सुन के जैद को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी लेवल 70 की स्किल शैडो स्टैब का इस्तेमाल करता है। ये एक हाई लेवल असैसन की अटैक स्किल है और ये डिफेंसेस को इग्नोर करती है। इस स्किल से बहुत सारे जमीन के अंदर शैडो स्पीयर्स निकलने लग जाते हैं और वो ऊपर ही ऊपर पीएस करते करते एमसी की तरफ ही बढ़ रहे थे, पर इससे डूम की सटक जाती है। वो सोचता है कि पहले सक्यूबस आके पंगे खड़े कर रही थी और अब ये आ गया। देन डूम भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और सीधा एमसी के सामने आ जाता है और वो उसकी स्टैबिंग स्किल को वहीं पे ही रोक देता है। वो कहता है, रुक जाओ सेड, ये मेरी टेरिटरी है, तुम क्या सोच के मेरे लोगों में से किसी पे हमला कर रहे हो। पर सेड इससे भी नहीं रुकता और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और एमसी के माइंड को रीड करने की कोशिश करता है और एमसी भी इसकी आंखों से आंखें मिलाता है और वो सोचता है, तुझे माइंड रीडिंग बहुत ज्यादा पसंद है ना, ध्यान से देख और पलके मत झपकाना। और ये मनी मन में सोचने लग जाता है, प्रीटी लेग्स, प्रीटी लेग्स, प्रीटी लेग्स, प्रीटी चेस्ट, प्रीटी चेस्ट, प्रीटी चेस्ट, और ये सब काउंट करने लग जाता है और उसके मन में क्या क्या ख्याल आ रहे थे तो तुम देख ही पा रहे हो। और डूम इससे कहता है, सॉरी ब्रदर, सेड को यही प्रॉब्लम है, वो इसी की वजह से कोई भी इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, पर तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं इससे तुम्हारी तरफ कोई भी डिसरिस्पेक्ट शो करने नहीं दूंगा। यहाँ सेड डूम के और एमसी के साथ ही में ख्याल पढ़ पा रहा था। डूम कह रहा था कि डैम इट, ये सेड हमेशा ऐसे ही करता है, उसे नहीं पता कि ये ब्रदर कितना ज्यादा पावरफुल है, अगर इसे गुस्सा आ गया तो मैं तो खत्म। एमसी वही सब इमेजिन कर रहा था, पर तभी एमसी की इमेजिनेशन में कुछ अजीब हो रहा होता है क्योंकि रियलिटी में यहाँ पर डूम एमसी के सामने खड़ा होता है और वहीं पे प्रीटी चेस्ट के चक्कर में कुछ और ही दिखने लगता है। यहाँ सेड की आंखें 2 इंच से 200 इंच की हो जाती है क्योंकि उसने बहुत ही भयानक सीन देख लिया होता है। यहाँ एमसी सोचता है, डैम इट, ये मैंने क्या सोच लिया। यहाँ सेड और एमसी दोनों की फटके 64 हो जाती है, पर सेड खुद को तुरंत ही शांत करता है और वो कहता है, मैं इस नई दुनिया के बारे में किंग को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ सेड का नई दुनिया से मतलब वो दुनिया नहीं जो इसने अभी एमसी के माइंड में देखी है, नई दुनिया से मतलब ये वो दुनिया है क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को भी पता है कि ये दूसरे वर्ल्ड से अजनबी लोग इस नए वर्ल्ड में आने वाले हैं और अब ये दुनिया बदलने वाली है। और या फिर अगर इसे शर्म नहीं आती होगी तो ये एमसी के माइंड वाली दुनिया भी बक देगा, वो किसे ही पता। फिर ये सेड कहता है, ठीक है डूम, मैं भी ये लफड़ा तुम पर ही छोड़ के जा रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना। देन वो एमसी की तरफ मुड़ता है और वो कहता है, एंड यू इंटरेस्टिंग गाय। देन वो पीछे मुड़ जाता है और वो कहता जाता है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब हम दोबारा मिलेंगे तब तक तुम जिंदा रहोगे।
पाओगे। देन डूम एमसी के गले में हाथ डालते हुए कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था बड़े भाई, तुम किंग के अलावा दूसरे इंसान हो जिसने सेड से ये कहने की हिम्मत की है कि तुम उसके जवाब के लायक ही नहीं हो। ये तो बहुत बड़े ऑनर की बात है कि तुम हमें ज्वाइन कर रहे हो। आज रात को तो हमें ये जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। या एमसी सोचता है, क्या तुम्हें ज्वाइन करना? माय एस, क्या तुमने उससे सुना नहीं कि वो वापस आएगा? जैसे ही वो वापस आएगा मेरा तो खेल खत्म। नहीं नहीं नहीं, डीमन क्लैन सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे इसे छोड़ने की जल्दी कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर हमारा सीन चेंज होकर रात में आता है जहाँ पे सारे डीमंस पार्टी सार्टी करके टल्ली हुए पड़े थे। और इसी टाइम पे एमसी को भी एक सिस्टम नोटिफिकेशन भेजता है कि अभी तक हम बग को फिक्स नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि सरवाइव करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। ये पढ़ के अपना एमसी अपना सर पकड़ के आगे बढ़ने लग जाता है और वो सोचता है ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे इसको जल्दी से छोड़ना पड़ेगा, भले ही मैं इस गेम से एग्जिट नहीं कर सकता। इस डीमन क्लैन में रहना तो मौत के मुंह में रहने के बराबर है। मैं सीधे जाके एंजल क्लैन के कैंप में बस जाऊंगा, वो तो इन डीमंस की मोर्टल एनिमी है, तो वहां मैं थोड़ा सेफ रहूंगा। मैं तो चला। वो लड़खड़ाते आगे बढ़ने लग जाता है कि जैसे उसने बहुत ज्यादा पी रखी है। पर तभी कोई पीछे से आता है और वो कहता है रुको। अपना एमसी भी घबराते हुए पीछे देखता है और वो पीछे जो देखता है उससे इसकी फटके चार हो जाती है। वो चीखते हुए कहता है, क्या डूम, क्या तुमने पी नहीं रखी थी? तो डूम हंसते हुए कहता है, मैं डूम हूँ, डीमन क्लैन की 8 ग्रेटेस्ट पावर्स में से एक, हेल फायर फ्लेम्स फैलाने वाला। आखिर मैं कैसे ड्रंक हो सकता हूँ? फिर एक डेंजरस स्माइल और खतरनाक लुक देते हुए कहता है, जब तुमने शेड का सामना किया तब तुम थोड़ा अजीब एक्ट कर रहे थे। ये सुनकर तो एमसी की सच में फट जाती है और वो फोर्सफुली स्माइल करते हुए मन में सोचता है, डैम इट, फंस गया। देन अपनी वर्ड में पावर रिलीज करने लगता है और वो सोचता है कैसे पता चल गया। पर तभी डूम इसके पास तुरंत आ जाता है और वो कहता है, क्या उस टाइम पे शेड ने तुम्हारे कानों में कुछ कहा था ना? जाने से पहले शेड ने कुछ तो कहा था ना? ये तो सोचना भी मत कि बस मेरे पास ताकत है और दिमाग नहीं है, मैंने इसे बहुत समय पहले ही नोटिस कर लिया है। एमसी के बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद उसके चेहरे से पसीने साफ साफ टपक रहे थे, लेकिन वो अपनी बॉडी को ज्यादा कांपने नहीं देता और वो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पर सरप्राइजिंगली अगले पल डूम सीधा एमसी की कमर से चिपक जाता है और वो कहता है, क्या तुम सेड को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो? ब्रदर, उस कमीने ने सीक्रेटली तुम्हें रिक्रूट कर लिया ना? नहीं, यहीं पे ही रहो ना, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो ला के दूंगा ना। ये देख के तो एमसी की भी फट रही थी। वो कहता है, क्या ये सब सोच रहा था? वो फोर्सफुली स्माइल करने की कोशिश करता है पर उसके चेहरे का रंग साफ साफ बता रहा है कि वो कितना ज्यादा पैनिक कर रहा है। फिर वो मन में सोचता है कि इसे इतना कम दिमाग और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाना सच में मेरा बेस्ट डिसीजन था। देन वो डूम की तरफ एक प्यारी स्माइल देते हुए कहता है, नहीं डूम, ऐसा कुछ नहीं है, सेड इस लायक है ही नहीं कि वो मुझसे पूछ सके उसे ज्वाइन करने के लिए। देन डूम तो बच्चों की तरह एमसी को पकड़ लेता है और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है, फिर तुम जा कहाँ रहे हो? इनके बचकाने मंजर को डिस्टर्ब करने के लिए पीछे से एक आवाज आती है, हे साइड हट। ये लोग जब बगल में देखते हैं तो वहां पर दो डीमन आपस में लड़ रहे थे। एक कहता है, मेरे रास्ते से निकल जा, मैं मेल्टिंग फायर केव में जा रहा हूँ डीमन क्लैन के लिए रिसोर्सेस लाने। तो दूसरा डीमन कहता है, तू वहां जा रहा है, वहां के मॉन्स्टर को तो भूल ही जा, मैंने वहां पे 2-4 एंजल्स को भी घूमते हुए देखा है, तू चुपचाप से अपने फूड डिलीवरी पे ही ध्यान दे। इससे एमसी को भी एक आइडिया जाता है, मेल्टिंग फायर केव, अरे हाँ, डीमंस के साथ साथ वहाँ एंजल्स और मॉन्स्टर्स भी होते हैं। देन एमसी एक्साइटेड होते हुए इससे कहता है कि हाँ, मैं वहां पर जा रहा हूँ। डूम, उस डीमन फायर केव में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे चाहिए। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम इन्हीं एंजल्स की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर कोई हाई रैंकिंग का एंजल सोचता है, क्या डीमंस जीत गए और स्ट्रेंजर्स का क्या हुआ? यहाँ स्ट्रेंजर्स का मतलब प्लेयर्स है इनका। वही एंजल दोबारा कहता है, यहाँ दुश्मनों के तौर पे तो बस डीमंस का एक छोटा ग्रुप ही था, फिर यहाँ इतनी ज्यादा तबाही कैसे हुई है? फिर एक बॉम्ब कहती है, बस यहाँ पर देखो और तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और इसके सर के ऊपर एक एंजेलिक हेलो बन जाता है और वो अपनी प्रेयर पढ़ने लग जाती है, लॉर्ड ऑफ टाइम, आपका बिलीवर आपसे प्रेयर कर रहा है, प्लीज हमें थोड़ी सी पावर दीजिए। देन वो एक झटके से अपनी आंखें खोलती है और अपने हाथों को ऊपर करती है और उसके हाथ से बहुत खतरनाक सी लाइट निकलती है जिसके अंदर से बहुत ही पावरफुल मैजिकल सर्कल सा ओपन होने लगता है। फिर हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है, ये लेवल 70 की मर्ज ऑफ पास्ट स्किल है। इसमें पास्ट सीन को रियलिटी से मर्ज किया जाता है। ये एक हाई लेवल एंजल का मैजिक है और यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक जगह को चूज किया जाता है और वहां पे वो पास्ट के सीन को वही जगह बता देती है। और यहाँ सभी लोग साफ साफ देख रहे थे कि कैसे एमसी ने एक ही मूव में सबको हरा दिया और ये लोग भी बहुत हैरान हो जाते हैं। ये कहते हैं, आखिर ये है कौन, इसने बस एक ही मूव में इन सबको खत्म कर दिया और कितना टेरिफाइंग मूव था। ये पर्सन भी बहुत खतरनाक है, एक डीमन जरूर। हाँ, भले ये पर्सन डीमंस की तरह लगता नहीं है पर ये जरूर एक डीमन ही होगा। भले इसके चेहरे से ये डीमंस की तरह नहीं लगता है पर ये डीमन से भी ज्यादा स्कैरी है। क्या तुमने देखा कि कैसे डूम ने भी उसके सामने सरेंडर कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है ये वही अफवाहों वाला इन 8 सबसे
पावरफुल डीमंस का राजा, डीमन किंग है जिसने अपना चेहरा कभी नहीं दिखाया। फिर एक एंजल अपनी एक आवाज लगाती है और सारे लोग साइलेंट हो जाते हैं और वो कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, पर अब ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी इमेज चारों तरफ फैला दो और बता दो इस दुनिया को कि ये अब से एंजल क्लैन का नंबर 1 एनिमी है। और एंजल क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल मैंगवेन से भी कह दो कि उन्हें भी अब मूव करना चाहिए। हमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा इन डीमंस को कुचलने के लिए। लो भाई, अपना एमसी तो कहीं ना कहीं से रास्ते ढूंढ रहा ताकि वो एंजल क्लैन को ज्वाइन कर सके, पर एंजल क्लैन ने तो उसके लिए अब सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी एंजल क्लैन में जाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, पर एंजल क्लैन ने पास्ट की कुछ मेमोरीज को देखने के बाद एमसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था और उन्होंने अपनी सारी ताकत जुटा के एमसी को खत्म करने के बारे में ठान लिया था। हमारा ये एपिसोड इसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर हम अभी फायर मेल्टिंग केव में ही हैं और इसी केव में एक ज्वालामुखी धधक रहा है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा लावा निकलते हुए उसने सारी जमीन को खराब कर दिया है। फिर हमें इस केव के बारे में बताया जाता है कि जहाँ पर रिकमेंडेशन लेवल 70 की है और उसके साथ साथ 10 टीममेट्स भी लाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है, पर अपना एमसी सिर्फ डूम और खुद अकेला आ गया है। और एमसी एक भद्दा सा चेहरा बनाते हुए डूम से पूछता है, हे तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तो डूम कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फॉलो कर रहा हूँ, ये सीक्रेट रिलम बहुत डेंजरस है, यहाँ एंजल कैंप के लोग भी हैं, मैं ऐसे अपने ब्रदर को अकेला कैसे जाने दे सकता हूँ इतनी खतरनाक जगह पर। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है, ओ ऐसा क्या, ठीक है तो शुक्रिया। पर वो मन में कहता है, मैं एंजल कैंप को ढूंढने के लिए आया हूँ, तू डीमन मुझे फॉलो क्यों कर रहा है? फिर वो एक स्माइल देते हुए मन में सोचता है कि अगर ये ऐसे ही मुझे फॉलो करना ही चाहता है तो मैं भी ये सुनिश्चित करूंगा कि तुरंत के तुरंत ही यहाँ से भाग जाए। देन वो अपने पैर से एक पत्थर को लावा की नदी में फेंक देता है जिससे लावा में से आवाज आती है, किसने मेरे आराम को भंग किया? इसी के साथ एक आग का पिलर उठता है जिसमें से भी एक आवाज आती है, बेवकूफ चैलेंजर्स, मैं 3rd फ्लोर पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पूरे डंजन में लावा की नदियों में हलचल मचने लग जाती है, आग की लपटें बहुत तेजी होने लग जाती है। यहाँ पे वो डीमंस भी थे, वो भी कह रहे थे, लीडर यहाँ पर क्या हो रहा है? डूम फटाक से एमसी के सामने जाता है और वो कहता है, ब्रदर इसे मुझ पे छोड़ दो, अब तुम मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस स्किल को देखो, हेल वॉल। देन वो अपनी पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करता है और उसके आगे एक शील्ड सी बन जाती है। यहाँ पीछे एक डीमंस का ग्रुप डूम को अपना लीडर बोल रहा था और वो कह रहा था, लीडर ये हम लोग चल रहे हैं, प्लीज हमारी मदद करो। यहाँ डूम कहता है, ये सीक्रेट रिलम की फर्स्ट लेयर की स्कॉचिंग गैस है जो कि हर डिफेंस को इग्नोर करती है और पूरी तरीके से जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक जलाती ही रहती है। देन एमसी अपनी स्टाफ को पीछे करते हुए सोचता है कि अगर मैं यहाँ आग को थोड़ा और भड़का दूं तो ये छोटे छोटे डीमंस होंगे वो तो इसको बिल्कुल ही झेल पाएंगे और फिर मैं इनको आसानी से मार दूंगा। इतना कहने के बाद वो अपनी स्टाफ से एक अटैक स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे वो डीमन दूर जाके गिरता है, पर ये डीमन फिर तुरंत ही उठ के देखने लग जाता है और वो कहता है, क्या क्या चल रहा है, ये मुझे इतना ऑड फील क्यों हो रहा है, मेरी एचपी रिकवर हो रही है? इससे तो एमसी घबरा जाता है और वो कहता है, क्या इससे तो उसकी एचपी रिकवर हो रही है? ये तो यूजलेस है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि अब क्या होने वाला है, मुझे तुरंत ही एंजल कैंप को ढूंढना पड़ेगा। देन वो फुल स्पीड में यहाँ से भागने लगता है। पीछे से डूम भी कहता है, हे ब्रदर तुम कहाँ जा रहे हो, ये खतरनाक है। और मैं तुम लोगों को बता दूं, अभी अपने एमसी को पता नहीं है कि उसके पास क्लमजी हैंड्स नामा की अजीब सी स्किल है। अभी उसे इतना ही पता है कि उसका सिस्टम में कुछ एरर हुआ है जिसकी वजह से वो बाहर लॉग आउट नहीं कर पा रहा है। या एमसी को भागते भागते एक आइडिया आता है कि हाँ मैं उस स्किल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। देन वो अपनी उसी स्किल का इस्तेमाल करता है और वो बताता है कि इसमें मुझे तो बस थोड़ा सा ब्लड लॉस करना पड़ता है, उससे मेरी एचपी हील हो जाती है। आखिरकार मैं एक हीलर हूँ, मैं थोड़े से ब्लड लॉस के साथ अपने आप को रिकवर कर सकता हूँ। देन उसी स्किल का इस्तेमाल करता है, स्टार साइन हील। पर जैसा कि तुम लोगों को पता ही है उसकी स्किल फिर बैकफायर कर जाती है और उसकी एचपी कम होने लग जाती है, वो खून खांसने लग जाता है। अपना एमसी सोचता है, क्या मैं तो हीलिंग स्किल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर मैं इतना ब्लड लॉस क्यों कर रहा हूँ? और एमसी की ये हालत देख के सिस्टम भी उस पर तरस खाने लग जाता है और वो उसको एक हिंट दे देता है। 2 नोटिफिकेशंस आती हैं। पहली में एक क्लू के बारे में बताया गया था कि तुमने अपना खून खो दिया है क्योंकि तुम्हारी एक पैसिव स्किल एक्टिवेट हो गई है, क्लमजी हैंड। फिर हमें दूसरे नोटिफिकेशन विंडो में इसी क्लमजी हैंड स्किल के बारे में बताते हैं। इस स्किल में होता ये है कि एमसी कोई भी स्किल का इस्तेमाल करेगा तो उसका अपोजिट ही इफेक्ट निकल के आएगा, लेकिन ये हमेशा ही नहीं होगा, ऐसा कभी कभी होता है और इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी जितनी ज्यादा तुम इस स्किल का इस्तेमाल करोगे। ये एक पैसिव स्किल है इसीलिए एमसी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। हर बार एमसी के कोई भी स्किल इस्तेमाल करने के बाद इस पैसिव स्किल के ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे 10% से। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एमसी जितनी ज्यादा स्किल का इस्तेमाल करेगा उतनी ज्यादा इस स्किल के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और यहाँ एमसी को भी सेम नोटिफिकेशन आई थी और वो भी देख के बहुत परेशान हो गया था, क्या एक पैसिव स्किल, व्हाट द हेल। वो सिस्टम के पास जाता है, हे क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ये छोटा बिल्ला जेंटलमैन बनते हुए कहता है, इस सिस्टम को भी नहीं पता, जब तुम्हारे इस सिस्टम में बग आया था तभी तुम्हें ये पैसिव स्किल मिली थी। तो एमसी इस बिल्ले को भड़कते हुए कहता है, कैसा चीट बग है, अब मैं खुद को हील भी नहीं कर सकता, अब मैं इसी जगह पे क्या करूंगा, सिर्फ मरने का इंतजार करूं क्या? यहाँ रियलिटी में डूम अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करके एक छलांग लगाता है और वो चिल्लाता है, ब्रदर बच के रहना। यहाँ में दिखाते हैं एमसी के सामने एक जायंट सा मॉन्स्टर खड़ा हो गया था और एमसी तो इस लावा
लावा के जायंट को देख के कुछ कर भी नहीं पाता, पर तभी पीछे से डूम चिल्लाता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भाई के ऊपर छुप के हमला करने की कोशिश की। और वो एकदम कूल स्टाइल में अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक ही पंच में उस लावा जायंट को खत्म कर देता है। फिर डूम एमसी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, ब्रदर तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ ये घटिया से मॉन्स्टर तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर पीछे डूम की टोली यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है, बॉस हम इसे ज्यादा टाइम तक नहीं रोक पाएंगे। हमें यहाँ दिखाते हैं लावा जायंट्स की बहुत ही जायंट सी आर्मी खड़ी हुई है सामने। ये देख के एमसी सोचता है, डैम इट, इन मॉन्स्टर्स ने भागने के रास्ते को ब्लॉक करके रखा है, अब तो हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। ये छोटे डीमंस भी इन मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है कि वो जल्दी मारे जाएंगे। अब तो मैं भी डर रहा हूँ, डूम अकेला ही मुझे डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो एमसी डूम की तरफ चिल्लाता है, डूम अगर हम अपने लोगों को बचाना चाहते हैं तो हमें सीधे ही आगे जाके इन मॉन्स्टर्स को खत्म करना पड़ेगा। यहाँ डूम भी पूरे गुस्से में अपनी उंगलियां चटकाते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो भी कहता है कि हाँ अब इन मॉन्स्टर का खात्मा करने का समय आ गया है। और एमसी सोचता है अब हम बस फाइट ही कर सकते हैं। डूम तो सीधे इन मॉन्स्टर्स के झुंड में कूद जाता है और वो चिल्लाता है, अब देखो तो मेरी अटैक स्किल सैवेज हेल स्ट्राइक, और वो पागलों की तरह इन मॉन्स्टर्स को फाड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ एमसी भी एक के बाद एक मॉन्स्टर्स के ऊपर छलांग लगाते हुए चिल्लाता है, डूम चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। और वो भागते हुए सोचता है कि मेरे पास अब बस ये एक ही मौका है, जब तक मेरा ब्लड लॉस क्रिटिकल नहीं हो जाता उससे पहले ही मुझे इस फर्स्ट लेयर को पार करना पड़ेगा। तेज तेज और तेज डूम भी इन मॉन्स्टर्स को खत्म किए जा रहा है। एमसी सोचता है तेज और तेज, यहाँ मॉन्स्टर्स डीमंस को मारते जा रहे हैं। पर एमसी को तो अपनी पड़ी थी और वो कहता है नहीं और भी तेज चलना पड़ेगा। डैम इट, ये अब भी खत्म नहीं हुआ, मैंने फर्स्ट लेयर को इतना लंबा क्यों बनाया है। यहाँ एमसी और डूम मॉन्स्टर्स के झुंड से बाहर आने लग जाते हैं, पर डूम थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। पर एमसी थोड़ा सा बाहर आके देखता है कि एक जायंट सा मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा है। पीछे से डूम इसको वार्न भी करता है, पर अब एमसी कुछ नहीं कर सकता था। वो मॉन्स्टर सीधे ही एमसी की तरफ दाढ़ लगा के उसके सामने आ खड़ा होता है। पर एमसी बस ये एक चीज कहता है, ये घटिया क्रिएचर्स मुझे लगातार स्लो किए जा रहे हैं। पीछे हमें डूम को दिखाते हैं जिसे मॉन्स्टर्स ने पकड़ लिया है और वो कहता है ये बहुत सारे हैं, बेटर हम इसको ज्यादा टाइम तक नहीं रोक सकते, प्लीज मेरी मदद करो। ये देख के तो एमसी अपने दांत पीसने लग जाता है और वो समझ जाता है कि अब बहुत देर हो गई है, ये घटिया क्रिएचर्स। फिर वो अपनी स्टाफ को बाहर निकालता है और वो कहता है चलो अब सब साथ में मरेंगे। देन वो अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है, स्टारलाइट पनिशमेंट मून शैकल, और वो अपनी स्टाफ को ऊपर आसमान में कर देता है। इसकी स्टाफ एक छोटे तारे की तरह चमकने लग जाती है, उसके अंदर से बहुत ज्यादा मैग्मा फायर सी निकलने लग जाती है। इस तरफ डूम और सारे डीमंस चिल्लाने लग जाते हैं, ब्रदर नहीं अब हम कहीं भी नहीं छुप पाएंगे। पर यहाँ डूम की आंखों में एक अजीब सी लाइट चमकती है और हमें दिखाया जाता है कि सारे डीमंस और डूम हील होने लग जाते हैं, उनके अंदर से अजीब सी पावर सी बाहर निकलने लग जाती है। और वो कहता है डूम मेरी बॉडी एनर्जी से फुल हो रही है, और वो पागलों की तरह इन मॉन्स्टर को चीर फाड़ करने लग जाता है और वो किसी साइकोपैथ की तरह इनको मारते हुए हंस भी रहा था। ये देखे तो अपने एमसी का चेहरा भी खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि उसने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। यहाँ डूम एमसी की तरफ हंसते हुए कहता है, ब्रदर तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्या तुम्हारी सारी हीलिंग स्किल इतनी ज्यादा स्कैरी है। ये देख के एमसी के चेहरे पे एक ऐसी स्माइल आ जाती है जैसे कि उसने रेगिस्तान में पानी ढूंढ लिया हो, और वो समझ जाता है कि मेरी इस पैसिव स्किल ने मेरी अटैक स्किल को हीलिंग स्किल में बदल दिया। यहाँ ये डीमंस सारे मॉन्स्टर्स को मारने लग जाते हैं, पर अपना एमसी चिल्लाता है ये तो यूजलेस है, मैं तो खुद को हील करना चाहता हूँ। पर तभी उसके सामने सिस्टम का इंटरफेस ओपन हो जाता है। वहाँ एक नोटिफिकेशन आई थी कि प्लेयर ने इस फाइट में सपोर्टिंग रोल प्ले किया है, तो उसे उसका एक्सपीरियंस मिला है जिससे उसका लेवल 1 से प्लस हो गया है। ये देख के अपना एमसी कंफ्यूजन में कहता है क्या मैंने असिस्टेंट किया उसकी वजह से मुझे एक्सपीरियंस मिला और मैं लेवल अप कर गया। एक और नोटिफिकेशन आती है और उसमें लिखा था कि जब भी प्लेयर लेवल अप करता है तो उसकी एचपी की लिमिट 10% से इंक्रीज हो जाती है। और अपना एमसी सोचता है क्या ये क्या चल रहा है। एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि उसका मैजिक और डिफेंस 5% से इंक्रीज हो गया है। फिर हमें बताया जाता है कि फाइट में जो भी सपोर्ट करता है तो उन्हें सपोर्टिंग के लिए भी एक्सपीरियंस मिलता है, और अभी एमसी को भी वही मिला है। फिर एमसी भी समझ जाता है कि अभी क्या हुआ है, और वो कहता है कि मैं तो ऑलमोस्ट इस सेटिंग को भूल ही गया था, भले मैं खुद को हील नहीं कर सकता पर मेरी लेवल अप के दौरान एचपी की लिमिट बढ़ना भी सेम ही है, तो मेरी सारी ऑफेंसिव स्किल्स इन डीमंस को असिस्ट कर सकती हैं। देन वो एक खतरनाक सी स्मेल देते हुए कहता है अब मुझे पता है कि इस सिचुएशन में सर्वाइव कैसे करना है। फिर वो अपनी चमकती हुई आंखों के साथ डूम को आवाज लगाता है और वो पूरे उत्साह के साथ कहता है डूम अब मेरे साथ खून की नदियां बहाने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर डूम भी बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी से चिल्लाता है भाई ने बोला तो करने का मतलब करने का। और वो कहता है कि चलो अब इन सबको खत्म करते हैं। देन एमसी अपनी वॉन्ड पे किसी तरह की इलेक्ट्रिकल येलो एनर्जी को समन करता है और वो कहता है कि अगर अब तुम मुझे फॉलो करने ही वाले हो तो ठीक है, ये लो अब इस पावर का स्वाद चखो। एमसी अपनी ऑफेंसिव स्किल्स का इन डीमंस के ऊपर इस्तेमाल करता है जिससे इनकी अटैक पावर 15%, डिफेंस 100 से और स्ट्रेंथ 100 से इंक्रीज हो जाती है, और सारे के सारे एक साथ इनके ऊपर हमला कर देते हैं मॉन्स्टर्स पे। यहाँ डूम भी इस पावर के नशे में चूर होते हुए कहता है कि मॉन्स्टर्स तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो, इस बारे में तो भूल ही जाओ। इस तरफ एमसी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एकदम कूल अंदाज में कहता है ये तो अब पूरी तरह से पागल हो गया है, मॉन्स्टर्स के झुंड में ऐसे
अकेला कौन घुसता है। यहाँ एमसी के पास लेवल अप की 4 नोटिफिकेशंस आती हैं, वो सीधे लेवल 21 से 24 पे पहुंच जाता है और उसे एक नई स्किल अनलॉक हो जाती है। यहाँ डूम मॉन्स्टर्स के झुंड में अकेला घुस तो गया था, पर अब एक जायंट मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला था और डूम भी समझ जाता है कि वो इसे डॉच नहीं कर पाएगा, इसलिए वो चिल्लाता है कि ब्रदर नहीं, मैं बहुत केयरलेस हो गया था। पर दूसरी तरफ चेंगो अपना एमसी, वो तो अपनी पावर को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गया था, इसलिए वो चिल्लाता है चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम भी सेफ हो। फिर वो अपनी नई स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे बहुत सारी डार्क ग्रीन कलर की चेन्स निकलती हैं और वो डूम को भी जकड़ने लगती हैं। इससे उसकी पावर बहुत इंक्रीज होने लगती है और मॉन्स्टर को तुरंत ही मार देता है। फिर हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है, इसका नाम है स्टारलाइट पनिशमेंट स्टारडस्ट चेन ओरिजिनल। इसमें बहुत सारी चेन्स समन होती हैं और वो एनिमी को जकड़ लेती हैं, जिससे वो धीरे धीरे करके उसकी लाइफ को जला के खत्म कर देने लगती हैं। और इन्हीं चेन्स के थ्रू रैंडमली कोई भी नेगेटिव डीबफ भी सेंड होता है जो कि 10 सेकेंड तक रहता है। यहाँ रियलिटी में एमसी की स्किल यहाँ पे डूम को पूरी तरीके से हील कर रही है और उसको प्रोटेक्ट भी कर रही है। फिर थोड़ी देर के बाद ये चेन्स टूटती हैं और एक बहुत ही जायंट सा धमाका होता है जिसमें मॉन्स्टर्स और सारे डीमंस भी दूर जाकर गिरते हैं। इस जायंट धमाके के अंदर से डूम पागलों की तरह हंसते हुए निकलता है और वो कहता है डैम इट ब्रदर, तुम तो बहुत अमेजिंग हो, अब इस सबको मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर वो सामने देखता है जिसे देख के उसकी सारी हंसी गायब हो जाती है। हमें दिखाते हैं एमसी की तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर हमला करने के लिए आ रहे हैं। डूम पीछे से वार्न भी करता है ब्रदर बच के रहना। डूम पूरी ताकत लगा के चेंगो की तरफ भागने लगता है, पर वो मन में सोचता है डैम इट, कुछ मॉन्स्टर मुझसे बच के निकल गए, अब मेरी पावर अभी पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं हुई, मैं सबको एक साथ नहीं मार पाऊंगा। तभी डूम भागते हुए अपनी तरफ किसी तरह की फ्लेम्स को नोटिस करता है। हमें दिखाते हैं कि एमसी ने फिर से अपनी स्टारडस्ट चेन का इस्तेमाल कर दिया डूम पर। फिर हमें स्टारडस्ट चेन का क्लमजी हैंड्स वर्जन भी दिखाया जाता है। इसमें भी चेन्स निकल के एनिमी में लग जाती हैं और वो एनिमी की हेल्थ को रिस्टोर करने लगती हैं और एनिमी के अंदर से किसी भी तरह का बफ को लेती हैं और अपने एमसी के अंदर ही ट्रांसफर कर देती है। यहाँ एमसी को जो रैंडम बफ मिला है वो है मेंटल फाइटर का। ये मेंटल बफ क्लोज कॉम्बैट टेक्निक को हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा देता है, मतलब अब एमसी कॉम्बैट टेक्निक में एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच गया है, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के लिए, क्योंकि ये बफ 10 सेकंड का ही है। और यहाँ एमसी को दिखाते हैं जिसने 10 सेकंड तो क्या एक ही सेकंड में सारे के सारे मॉन्स्टर्स को अपने हाथ पैरों से ही मसल दिया होता है। देन वो मॉन्स्टर्स को मार के आगे बढ़ने लगता है और वो मन में सोचता है सिस्टम के बग के बाद मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग भी हो पाऊंगा। मैंने डूम की क्लोज कॉम्बैट स्किल को हासिल कर लिया जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है उसकी। दूसरी तरफ हमें डीमंस के ग्रुप को दिखाते हैं जिन्होंने किसी को नोटिस कर लिया था जो कि इन्हीं की तरफ चलते हुए आ रहा था। ये लोग कंफ्यूजन में पूछते हैं आखिर ये है कौन, ये तो एंजल कैंप से है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। ये डीमन सामने वाली लड़की को कहते हैं अगर तुम जीना चाहती हो तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये सीक्रेट रिलम अब लॉर्ड डूम के अंडर में आती है। और हमें सामने इस लड़की को दिखाते हैं जो कि एक एंजल होती है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और ये अपने इक्विपमेंट को बताती है कि यहाँ टोटल डूम के 12 लोग हैं और उनके पास अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स भी हैं और अभी के लिए उन्होंने अच्छी कॉम्बैट ट्रेनिंग भी कर रखी है। सॉरी फॉर द चॉकलेट ब्रेक। अब ठीक से अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर डीमंस चिल्लाने लग जाते हैं सामने ये तो एक एंजल है, खत्म कर दो इसे। पर ये एंजल बिना किसी चिंता के बताती है कि इनके अंदर से अल्कोहल की बदबू आ रही है, तो कुछ ही घंटों पहले इन्होंने जरूर बहुत ज्यादा ड्रंकिंग की है, इस हिसाब से इनकी वीकनेस होगी इनका स्लो रिएक्शन टाइम। ये डीमंस बिना कुछ सोचे समझे सीधा इस लड़की पे चार्ज कर देते हैं, पर इन्हें पता ही नहीं था कि ये किस बला से भिड़ने जा रहे हैं। ये लड़की अपनी अल्टीमेट स्पीड का इस्तेमाल करके इन डीमंस को ऐसे काट देती है कि ये सारे कागज से बने हुए हैं और ये सच में देखने में बहुत ही ज्यादा कूल था। फिर ये अपनी तलवार मैन में रखते हुए पीछे मुड़ती है और वो कहती है चलो हो गया सब कुछ खत्म। और वो सूरज की रोशनी में अब भी डीमंस की लाशों पर ही खड़ी थी। पीछे से इसी लड़की के कैंप के 2 और लोग आते हैं, उनमें से बूढ़ा आदमी इससे कहता है थोड़ा इंतजार करो मिंगफेंग, भले ही तो हमारी हेवनली रिलम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल हो, पर तुम्हें ये नहीं पता है कि अभी के लिए हमारा एनिमी कितना ताकतवर है, क्या तुम्हें कुछ पता भी है। पर ये लड़की जैसे इस बुड्ढे को ताना मारना चाहती हो, ये एक मॉकिंग स्माइल देते हुए कहती है चिंता मत करो, भले ही एनिमी कितना ही ज्यादा ताकतवर हो उसकी वीकनेस जरूर होती है। अबे क्या पागल लड़की है, इस लड़की के दिमाग का सच में ही घुटने में है क्या? ऐसी किसी के भी घर में घुस जाएगी, उस एनिमी की वीकनेस ढूंढते फिरेगी, ऐसी करते करते किसी डिमन किंग के घर में घुस गई ना, एक थप्पड़ में धरती चाटती फिरेगी। हाँ, पर अपने ओपिनियन से क्या ही फर्क पड़ता है। ये लड़की तो सीधे ही अब आगे बढ़ने लग जाती है और वो एक गेट से निकलते हुए कहती है जब तक उसके पास वीकनेस है मैं उसे ढूंढ लूंगी और फिर मार दूंगी। क्या ओवर कॉन्फिडेंस लड़की आ रही है। पर छोड़ो, ये अपने एमसी की फर्स्ट वाइफू कैंडिडेट है तो हम इसको ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। फिर हम यहाँ एमसी की तरफ आ जाते हैं जो कि अपने स्टारडस्ट स्टॉर्म का इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा धमाके अमाके कर रहा होता है। इसने पूरी जगह पे आग ही आग लगा दी होती है। फिर वो एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है ये लेयर तो कंप्लीट हो गई है, तो चलो अब आगे चलते हैं। तो डूम भी पूरी एक्साइटमेंट के साथ कहता है यस ब्रदर। तभी पीछे से एक आवाज आती है डीमन मर। ये आवाज पीछे एक लाइट की हेल्प से आ रही थी और वो लाइट एमसी की तरफ ही पड़ रही थी, पर एमसी अपने हाथ की स्कल को उस लाइट के सामने कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर रिलीज करती है। इससे डूम भी बहुत हैरान हो जाता है। यहाँ मनी मन में एमसी की तो फट के 64 हो गई थी और वो कहता है डैम इट मैं तो ऑलमोस्ट हिट हो ही गया था, कौन बददिमाग है जो मेरे ऊपर छुप के हमला कर रहा है।
जब वो सामने देखता है वहाँ एक एंजल खड़ी थी जिसने ये शॉट मारा था, और यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये वही एंजल लड़की है जो एमसी की वीकनेस ढूंढ के उसे खत्म करने की सोच रही थी। पर यहाँ एमसी तो शर्माते हुए सोचता है अरे हाँ ये तो एंजल है, और उसे इस एंजल का नाम भी पता था, ली मिंग फैन। मतलब अब भी एमसी एंजल कैंप में जाना चाहता है। डूम यहाँ कहता है ब्रदर अब मैं क्या करना चाहिए, पर एमसी बिना डूम से कुछ भी बोले उसी एंजल्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ ये एंजल्स की नजरों में तो एमसी एकदम डीमंस की तरह लग रहा होता है। ये दोनों सोच रहे होते हैं पीछे से कि क्या उसने मिंग फेंग का अटैक को भी झेल लिया, और वो ऐसे ही आता जा रहा है कैजुअली। भाई कैसे आ रहा है, क्या उसे मिंग फेंग की पावर देखे कुछ भी डर नहीं लग रहा है क्या? ये तो सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, डूम और हमारे एमसी चेंगो ने मेल्टिंग फायर केव की फर्स्ट लेयर के अंदर बिल्कुल तबाही मचा दी थी। इन्होंने लगभग वहां के सारे बीस्ट को मार दिया था। ये लोग रिलैक्स करने ही वाले होते हैं, पर तभी अपने एमसी के ऊपर एक खतरनाक एरो अटैक होता है। पर चेंगो अपने हाथ की स्कल से उस एरो को रोक लेता और ये अटैक किया था इस रीजन के एंजल कैंप की सबसे पावरफुल वॉरियर ली मिंग फेंग ने, क्योंकि एमसी एंजल कैंप को ही ज्वाइन करना चाहता था, इसीलिए खुशी खुशी इन लोगों की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है एंजल कैंप की तरफ। पर यहाँ पर एंजल कैंप वाले लोग तो इसे डीमन समझ रहे थे, और वो आसपास बहुत सारे बीस्टमैन की मरी हुई बॉडीज देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सब कुछ इसी ने ही किया होगा। यहाँ पर ये लोग समझते हैं कि ये हमारी तरफ ही आ रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा। यह एमसी तो बड़े फ्रेंडली वे में उस स्कल को दूर फेंकता है और वो इनकी तरफ हाय हेलो करते हुए कहता है आखिर तुम लोग आ ही गए। यहाँ एमसी तो बिल्कुल फ्रेंडली लग रहा था, लेकिन यहाँ ली मिंग फेंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ एमसी बिल्कुल डीमन लग रहा था, और उसकी नजरों में उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक डेविल की तरह वो कह रहा हो मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, तुम अब आ रहे हो। इसकी वजह से यहाँ ली मिंग फेंग का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है और वो कहती है ये डीमन, फिर अपनी तलवार उठा के सीधे ही इसके ऊपर छलांग लगा देती है। यहाँ इतने समय से इस गेम में रहने की वजह से एमसी की रिएक्शन स्पीड भी अच्छी हो गई है। इसने इतने अचानक से हुए स्नीक अटैक को भी आसानी से ब्लॉक कर लिया है। ये ली मिंग फेंग चिल्लाती है तू डीमन आज तू मरेगा यहीं। यह एमसी घबराते हुए चिल्लाता है क्या तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, एकदम से ऐसे हमला क्यों कर रही हो, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। पर मिंग फेंग तो अपनी तलवार लेके इसकी तरफ बढ़ जाती है और कहती है कि बकवास करना बंद करो और चुपचाप मर जा। और एमसी के पास एक नोटिफिकेशन भी आ जाती है कि तुम्हारी मेंटल फाइटर की स्किल के ऊपर बस 8 सेकंड ही बचे हैं, और मेंटल फाइटर ही वही स्किल है जो कि उसे डूम से मिली है कुछ समय के लिए। दुनिया मिंग फेंग एमसी के ऊपर इंसाइटफुल ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करती है, इससे वो थोड़ी देर के लिए इसका स्टेटस चेक कर सकती है, और वो सीधे ही एमसी के ऊपर चार्ज कर देती है अपनी तलवार लेके। एमसी भी अपना ऑरा रिलीज कर देता है और वो अब गुस्से में कहता है कि समय खत्म हो रहा है, अब अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो इसके बाद मुझे ब्लेम मत करना। तो मिंग फेंग भी अपने एंजल विंग्स निकाल के ऊपर खड़ी हो जाती है और एक पावरफुल सी स्वॉर्ड को समन करने लगती है, और वो कहती है कि अब ये तुम्हारा लास्ट एफर्ट है तो फिर आ जाओ। और मिंग फेंग अपनी सबसे पावरफुल अटैक एंजेलिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एमसी के ऊपर चार्ज कर देती है, और ये अटैक इतना ज्यादा ताकतवर था कि इसके रास्ते में आने वाली हर चीज डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। इवन वो धरती से बहुत दूर था पर वो धरती को भी चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। इससे ये साफ था कि फाइट की शुरुआत में ही यहाँ मिंग फेंग ने अपना सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर दिया है, और इस हमले के जवाब में एमसी अपनी स्वॉर्ड ड्राइंग टेक्निक क्यूआई स्लैश का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला करता है। ये दोनों ही पावरफुल अटैक्स एक दूसरे टकराते हैं, बहुत ही खतरनाक फोर्स रिलीज होने लगती है। यहाँ पर एक आवाज आती है डीमन मर, ये जरूर मिंग फेंग की आवाज होगी, पर हमें दिखाते हैं कि दोनों अटैक्स एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ एंजल स्वॉर्ड को तो यहाँ एमसी अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम हार गए। यहाँ हमें बताया नहीं गया कि इसने एंजल स्वॉर्ड को इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया, पर ये देख के यहाँ मिंग फेंग जरूर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, और एमसी का हमला सीधा जाके उड़ती हुई इस एंजल को ही लगता है। इस हमले को लगते हुए भी इसके चेहरे से एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलते। ये इतनी ज्यादा हैरान हो गई थी कि इस हमले के लगने के बाद भी इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और इवन खून खांसते हुए भी ये बस यही सोच रही थी कि ये तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर ये एकदम से आसमान से नीचे गिरने लगती है, और इसे गिरता हुआ पीछे कुछ बीस्टमैन भी देख लेते हैं, और वो इसे खाने के लिए दहाड़े लगाते हुए सीधे ही खुशी खुशी इसकी तरफ ही आगे बढ़ने लगते हैं। और इस समय यहाँ मिंग फेंग के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी, और वो बस खुद को कोसती ही रह जाती है। पर तभी हमें दिखाते हैं उस बीस्टमैन की बॉडी 2 भागों में बढ़ जाती है, और ये कहता है हमारे एमसी चेंगो ने। ये बड़ी धांसू एंट्री लेते हुए कहता है अब तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी है ना। और एमसी को मार्शल आर्ट इस्तेमाल करते हुए देख के पीछे सारे डिमंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, और वो एमसी की तारीफें करने लगते हैं। यहाँ मिंग फेंग के साथ आए हुए एंजल क्लैन के मेंबर्स भी बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, और वो सोचते हैं क्या मिंग फेंग कैसे हार सकती है। यही लड़की कहती है क्या ये डीमन मैजिक और मार्शल आर्ट दोनों इस्तेमाल कर सकता है, ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। फिर एमसी इस एंजल के पास आते हुए कहता है जैसा कि तुमने देखा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई इविल इंटेंशन नहीं है, जैसे ही हम मिले वैसे तुमने हमला करना क्यों शुरू कर दिया, तुम मुझे इतना क्यों मारना चाहती हो। ये सुन के मिंग फेंग अधमरी हालत में ही चिल्लाती है क्या कोई इविल इंटेंशन नहीं है, तुमने बैटलफील्ड पे मेरे 10 से भी ज्यादा लोगों को मारा है, तू इसके लिए जरूर कीमत चुकाएगा। ये सुनकर तो चेंगो को भी पसीने छूटने लग जाते हैं, और वो कहता है क्या ये मैंने कब किया। फिर वो याद करता है कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे धमाके किए, कहीं उसमें तो कोई नहीं मर गया। तो कहता है हाँ एक्चुअली हो सकता है कि तुम इस पे भरोसा ना करो, पर ये सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं तभी पूरी फर्स्ट लेयर में एक आवाज गूंजने लगती है डैम इंट्रूडर्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सारे स्लेव्स को मारने की। अब मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम यहाँ से वापस कभी ना जा सको। ये सुनकर सारे डीमंस भी
बहुत घबरा गए थे। दो नोटिफिकेशंस आती हैं। पहली में लिखा था कि कांग्रेचुलेशंस, तुमने सारे मॉन्स्टर्स को फर्स्ट लेयर पे मार दिया है, इसलिए तुम्हें एक अचीवमेंट मिली है, मेल्टिंग फायर बुचर। और दूसरी नोटिफिकेशन में लिखा है कि सेम टाइम पे तुमने बॉस को भी एंगर कर दिया है, अभी ये गेम हार्ड मोड में जा चुका है, इससे डिफिकल्टी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है और चेरी ऑन द टॉप के लिए एग्जिट भी अब बंद हो चुका है। ये देख के तो अपना एमसी बहुत हैरान हो गया था, क्या बॉस भी ट्रिगर होगा और ये हार्ड मोड में शिफ्ट हो गया। तभी एमसी और इस एंजल के नीचे एक फायरी सा सर्कल सा बनने लगता है, जिससे एमसी इस एंजल को पकड़ के अपनी तरफ खींचता और कहता है बच के रहना। ये दोनों दूसरी तरफ कूद जाते हैं। पीछे खतरनाक सा धमाका होता है। ये एंजल पूछती है तुमने मुझे क्यों बचाया, पर यहाँ एमसी कहता है कम ऑन, अगर तुम मर गई तो मैं क्या करूंगा। या एमसी सोच रहा था अगर ये मर जाएगी तो मैं एंजल कैंप में कैसे जाऊंगा, पर यहाँ ये लड़की तो कुछ गलत ही समझ रही है। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल होता जा रहा है। अब ये पक्का नहीं है कि ये एमसी की बात की वजह से हुआ है या फिर यहाँ चारों तरफ होते हुए धमाकों की वजह से हो रहा है, या चारों तरफ धमाके हो रहे हैं और एमसी यहाँ घबराते हुए कहता है डूम साथ में ही रहना। यहाँ डूम तो हंसते हुए कहता है कि ब्रदर तुम आगे बढ़ो, हमारी चिंता मत करो। यहाँ अब ये केव पूरी ढहने लगी है। मिंगफेंग के लोग एंजल कैंप वाले चिल्लाने लग जाते हैं, लिंगफेंग जल्दी यहाँ पर आओ, ये गुफा बंद होने वाली है। एमसी जब मिंगफेंग की तरफ देखता है तो मिंगफेंग ने भी अपने विंग्स को भी ओपन कर लिया है, पर हमें दिखाते हैं वो तो अपने एमसी को उठा के इसी की तरफ लेके जाने लगती है और वो कहती है कि तुम बहुत ही धीमे हो, इसमें तो तुम मर ही जाओगे। और अब ये सुंदर सी एंजल एमसी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रही है। ये सीन देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या ये दोनों बच पाएंगे। एक ऊपर से बड़ा सा पत्थर आता है और एमसी कहता है बच के रहना, पर यहाँ पे एक खतरनाक सा धमाका होता है। पर किस्मत से ये बच तो गए हैं, लेकिन अब ये वापस से उड़ के नहीं जा सकते क्योंकि अब तक तो एग्जिट क्लोज हो चुकी होगी। देन एमसी मिंगफेंग की तलवार उसे पकड़ाते हुए कहता है कि अब तो एग्जिट बंद हो चुकी है, तो अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो उस बॉस मॉन्स्टर को हराना ही पड़ेगा, चलो ये साथ में करते हैं। तो ये मिंगफेंग भी अपनी तलवार लेते हुए कहती है मैं कभी भी डीमंस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगी। तभी एमसी के साथ ही सो कॉल्ड डीमन भी इनको बॉस बॉस भाई भाई करते हुए इसके पास आने लग जाते हैं। पर तभी पीछे से एक गुफा में से आवाज आती है यू डैम एंजल्स, मैं तुम सबको मार दूंगा। ये पावरफुल गूंजती हुई आवाज सुन के मिंगफेंग भी बहुत हैरान हो गई थी। फिर हमें यहाँ मेल्टिंग फायर केव का बॉस मॉन्स्टर दिखाते हैं। ये अब जाग चुका है अपने स्लंबर से, ये थर्ड लेयर में है और अभी अपना एमसी बस फर्स्ट लेयर के अंदर है। और इसी मॉन्स्टर के बगल में एक टीम भी है जो इसे हराने के लिए आई थी, पर अब तो शायद ये बहुत ज्यादा घायल हुई पड़ी है। यहाँ पर इस टीम का कैप्टन कहता है कौन है फर्स्ट लेयर में, प्लीज हमें बचाने के लिए आओ। और ये बॉस मॉन्स्टर अपनी डरावनी आवाज में चिल्लाता है जो लोग मेरे स्लेव्स को मार रहे हैं अब अगला नंबर उन्हीं का है। और ये सिचुएशन देख के एमसी सोचता है कि अब हम जब इस लेवल पे आ ही चुके हैं तो क्यों ना मिंगफेंग और डूम का इस्तेमाल करके मैं इस कमीने बॉस को भी मार दूं, चलो हिडन रिवॉर्ड्स कलेक्ट करते हैं। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन इसे हिंट देने के लिए आती है क्योंकि अब डिफिकल्टी इंक्रीज हो चुकी है तो मॉन्स्टर का लेवल भी बढ़ेगा और अब रिजरेक्शन शुरू हो रहा है। यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर मरे थे वो सारे जिंदा होने लगते हैं और अब प्लेयर्स को बताया जाता है कि तुम बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और अपना एमसी सोचता है कि जैसे ही एग्जिट क्लोज हुई वैसे ही तुमने मॉन्स्टर को समन करना शुरू कर दिया, ये तो कोई चीटिंग नहीं है। और इन मॉन्स्टर्स को ऐसे जिंदा होता हुआ देख के डूम चिल्लाता है क्या ये जिंदा कैसे हो गए, या मिंगफेंग चिल्लाती है पहले इनसे छुटकारा पाओ। पर डूम तो पहले ही आगे बढ़ चुका है और वो कहता है कि ज्यादा कमांडर बनने की कोशिश मत कर यू एंजल। पर मिंगफेंग इसको इग्नोर करती हुए अपनी स्ट्रॉन्ग फेदर स्वॉर्ड से इन सारे बीस्ट के ऊपर हमला करने लगती है। पर इस अटैक का इन मॉन्स्टर्स के ऊपर कुछ ज्यादा खास असर दिख नहीं रहा है, इसीलिए मॉन्स्टर इसका मजाक उड़ाने के लिए जोर जोर से दहाड़े लगाने लगते हैं। और ये लड़की भी घबराते हुए सोचती है कि बाहर के मॉन्स्टर इतने ज्यादा खतरनाक है तो अंदर कितना बड़ा खतरा होगा। और उसे अपने थर्ड लेवल पे फंसे एंजल कैंप की मेंबर्स की चिंता हो रही थी और वो सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द उन्हें बचाने के लिए जाना पड़ेगा। इस तरफ डूम के डीमंस और डूम खुद भी इन सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए चिल्लाता है कि एक बार मैं तुम लोगों को मार सकता हूँ तो दोबारा भी मार सकता हूँ। यहाँ अपना एमसी एक स्माइल के साथ कहता है रिजरेक्शन चलो ये तो सही टाइम है मेरे सिस्टम के रिवॉर्ड्स को टेस्ट करने का। और एमसी सिस्टम के अंदर से खतरनाक सी फ्लेम स्वॉर्ड निकालता है और ये देखने में सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही है। और वो अपनी तलवार लेके फ्लेम मैसेकर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इन बीस्ट के ऊपर टूट पड़ता है और वो एक एक हिट में इन बीस्ट को मारता जा रहा था। एक सिस्टम पे नोटिफिकेशन बताते हैं इस टेक्निक में 100% क्रिटिकल हिट का बोनस मिलता है, मतलब कि अगर एमसी ने कोई क्रिटिकल हिट मारा तो उसका डबल डैमेज पड़ेगा इन बीस्ट के ऊपर। इधर एमसी के पास दो और नोटिफिकेशन आती हैं। पहली है फ्लेम मैसेंजर, ये एक हिडन अचीवमेंट इसको मिली है फ्लेम बुचर की। इसके रिवॉर्ड में एमसी को एक प्रॉप मिली है जो कि वो किसी भी क्लास में इस्तेमाल कर सकता है और इस प्रॉप का इफेक्ट है ये फायर एट्रीब्यूट मॉन्स्टर्स के ऊपर एक्स्ट्रा डैमेज देता है। इसमें अगर एमसी कोई क्रिटिकल हिट मारता है तो उस क्रिटिकल हिट को मारने में एमसी ने जितना माना कंज्यूम किया है उसका 666% डैमेज पड़ जाएगा उस मॉन्स्टर को। पर अगर कोई क्रिटिकल हिट नहीं पड़ा तो ये किसी काम का नहीं है और ये सिर्फ फायर एट्रीब्यूट मॉन्स्टर्स के ऊपर ही काम करता है। और जब तक हम एमसी की नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं तब तक तो एमसी ने अपनी साइड के बीस्ट को खत्म भी कर दिया है और एमसी इनको मारने के बाद सोचता है सिस्टम के हिडन प्रॉप्स वाले रिवॉर्ड्स तो सच में अमेजिंग है और वैसे मैं अब वापस नहीं जा सकता, अब हो सकता है कि यही मेरी रियलिटी बन जाए। इसके लिए मुझे सबसे पावरफुल हिडन इक्विपमेंट्स को हासिल करना पड़ेगा। और जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो
एमसी ने तो इन मॉन्स्टर्स की लाशों की लड़ी ही लगा दी है। ये देखते हुए डूम रिग्रेट करते हुए कहता है, हाँ ब्रदर ने कुछ ज्यादा ही जल्दी बैटल को ज्वाइन नहीं कर लिया, मैंने अभी तक ज्यादा अच्छे से एंजॉय नहीं किया था, इन्होंने तो कुछ ज्यादा ही जल्दी गेम खत्म कर दिया। और ये देख के एंजल मिंगफेंग भी सोचती है, क्या ये बंदा मुझसे उस टाइम पे अपनी फुल स्ट्रेंथ से फाइट कर भी रहा था, आखिर ये कितना ज्यादा ताकतवर है। तभी डूम के पास एक डीमन इंफॉर्मेशन लेके आता है कि बाहर इस डीमन रिलम के गेट पे जो हमारे डीमन लोग पहरा दे रहे थे उन्हें इन एंजल क्लैन वालों ने मार दिया है। ये देख के तो ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, ये कहता है क्या एंजल कैंप वालों ने। डूम एकदम से गुस्से में इस एंजल की तरफ ही घूरने लगता है। इससे तो ये एंजल भी कंफ्यूज हो गई थी, ये गुस्से में चिल्लाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डीमन क्लैन वालों को मारने की। ये गुस्से में अपनी आंखों में नफरत की आग लिए अपना सबसे पावरफुल पंच रेडी करने लगता है और वो चिल्लाता है कि आज मैं तुझे यही खत्म कर दूंगा। तभी अपना एमसी बीच में चिल्लाता है, रुको। एमसी फुल स्पीड में इन दोनों के बीच में आ जाता है और वो कहता है कि हे तुम क्या कर रहे हो, अभी हमारी टॉप प्रायोरिटी है दोनों को साथ में मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। ये सुन के डूम नाराज हो जाता है और वो अपने दांत पीसते हुए गुस्से में कहता है, क्या साथ मिलके? ब्रदर इन लोगों ने अभी अभी मेरे लोगों को मारा है और तुम हम ना ही इसको बचा ही नहीं रहे हो बल्कि ये कह रहे हो कि हम इसके साथ मिलकर काम करें, आखिर इसका क्या मतलब है? इसका ये गुस्सा देख के एमसी सोचता है कि मैं इससे ये नहीं बोल सकता कि मैं इसे फॉलो करके एंजल कैंप में जाना चाहता हूँ, वरना ये तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और एकदम से पता नहीं क्या क्या करने लग जाएगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे अभी इसे शांत करने के लिए एक अच्छा रीजन ढूंढना पड़ेगा। देन एमसी तुरंत ही मिंगफेंग को अपनी तरफ खींचते हुए उसे हक कर लेता है और वो कहता है कि मैं क्योंकि इसे पसंद करता हूँ। और एमसी सोचता है अभी के लिए मेरे पास कोई और अच्छा रीजन नहीं है तो मुझे यही चॉइस बनानी पड़ेगी। पर सरप्राइजिंगली यहाँ मिंगफेंग भी शर्मा रही थी और ये सब देख के तो इन लोगों के सर पे बिजलियां कड़कने लगती हैं और ये लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। तो डूम भी हैरानी से कहता है क्या? देन एमसी इसको और पास खींच लेता है और वो मिंगफेंग से कहता है, मैं तुम्हें बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तुम्हारा जन्म एंजल कैंप के सॉर्ड सेंट विलेज में हुआ था और तुम पुराने सॉर्ड सेंट की डिसाइपल वहीं पर ही बनी थी और तुम्हारा फेवरेट फूड है सॉर्ड फिश। और ये कहते हुए एमसी सोच रहा था आखिर ये सब याद करना तो इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसकी सेटिंग ये मैंने ही बनाई थी। और ये सुन के ये एंजल भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और यहाँ ये डूम बहुत इरिटेट होते हुए सोचता है, ब्रदर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन तो कुछ ज्यादा ही क्लियर है, तुम सच में उसे बहुत पसंद करते होगे। तभी यह मिंगफेंग इसका हाथ झटकते हुए इसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है, तुझे क्या लगता है कि मैं तुम्हारी चिटनी चुपड़ी बातों में इतनी आसानी से फंस जाऊंगी? मैं सॉर्ड सेंट की डिसाइपल हूँ। और वो मन में सोच रही थी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन तो कुछ ज्यादा ही शार्प है, अब तो मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि ये कोई सिंपल पर्सन नहीं लग रहा है, इसके पास जरूर कोई इविल इंटेंशंस होंगी। तभी चेंगो इन दोनों से कहता है, मैंने जो अभी कुछ बोला वो सब कुछ सच है और अभी हम जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने वाले हैं, तो अब तुम लोग अपनी दुश्मनी को साइड में रखो ताकि हम इस मॉन्स्टर से डील कर सकें। तो यहाँ मिंगफेंग कहती है, अगर तुम कह रहे हो वो सब कुछ सच ही है तो मुझे मेरे लोगों को बचाने में मेरी मदद करो। और इस समय मन में सोच रही थी कि अभी तो इसकी इंटेंशन भली कितनी ज्यादा बुरी हो, अभी के लिए मैं इसको इस्तेमाल करके अपने लोगों को बचा सकती हूँ। और फिर तभी यहाँ पर डूम कहता है, ब्रदर अगर आप इसे मेरे डीमन कैंप में ज्वाइन कराने के लिए राजी करा लेते हैं तो अभी के लिए मैं इस मैटर को साइड कर सकता हूँ। और डूम मन में सोच रहा था कि ब्रदर बहुत ज्यादा ताकतवर है, अभी तो मुझे पता ही नहीं कि उसके पास और भी कितनी ज्यादा ट्रिक्स होंगी, एक दूसरे के खिलाफ जाने से अच्छा मैं इतनी पावरफुल पर्सन को अगर अपने डीमन कैंप में शामिल करा लूं तो ये बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। पर एमसी बिना कोई जवाब दिए आगे वाली लेयर के पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि चलो अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो आगे बढ़ो और साथ मिलकर फाइट करो। और अब एमसी आगे बढ़ने लगता है और पीछे से वो दोनों भी इसको फॉलो करने लगते हैं। तो अब एमसी सोचता है कि फाइनली मैंने इन दोनों को बेवकूफ बना दिया, अब अगर मैं इस सीक्रेट रिलम का हिडन रिवॉर्ड हासिल कर लेता हूँ ना तो अगर बाद में ये दोनों मेरे खिलाफ भी हो जाते हैं तो भी मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमें मेल्टिंग फायर केव के लेयर 2 का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही जाइंट सा पहाड़ आ गया इन लोगों के सामने और ये पूरा ही लावा और मेग्मा से भरा हुआ है। यहाँ आके डूम पूछता है कि क्या यही फायर मेल्टिंग केव की सेकंड लेयर है? वहाँ की मिंगफेंग कहती है कि यहाँ पर इसके टॉप पर देखो वहाँ है थर्ड लेयर का पोर्टल, तो सबसे पहले मैं जाऊंगी। वो अपने पंख खोल के आगे बढ़ने लगती है, इसे उड़ के आगे बढ़ते हुए देख के एमसी कहता है, हे रुको यहाँ उड़ना मना है। ये सुनकर तो ये बहुत हैरान हो गई थी, ये पीछे मुड़ के कहती है क्या? पर इतने ऊपर से एक बिजली आके गिरने लगती है और ये बिजली सीधे ही इसके आगे आके गिरती है पर इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इसे हिट होता है जिससे इसे बहुत ज्यादा चोट लगने लगती है और वो नीचे गिरने लगती है। एमसी भी इसे बचाने के लिए ली मिंगफेंग चिल्लाते हुए इसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है पर वो पहले ही नीचे गिर चुकी थी। और एमसी इसके पास आते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? यहाँ लड़की कांपती आवाज में कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ चेंगो ने एक बेवकूफ को संभाला ही था, तभी दूसरा बेवकूफ ऊपर पहाड़ पे ही चलने लगता है और वो कहता है कि अब तुम उड़ नहीं सकते तो अब यहाँ पे क्लाइंब करके ही ऊपर जाना पड़ेगा। तभी एमसी इसकी तरफ चिल्लाता है, हे रुको डूम हिलना मत। या डूम इसकी तरफ स्मेल लेते हुए कहता है, क्या ये भी डेंजरस है? तभी एकदम वाटर जेट स्प्रे की तरफ पानी नहीं आता, लावा आता है और वो सीधे इसको जला के दूर फेंक देता है और ये भी इसकी तरफ ही आ जाता है और ये भी चिल्लाता है, ओह कितना दर्द हो रहा है, ये मेघ में तो कुछ ज्यादा ही जला रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ये देख के चेंगो भी घबराते हुए सोचता है कि
आखिर क्या हो रहा है, यहाँ इतने मेगमा के इफेक्ट इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होने चाहिए। तभी एमसी को एक हिंट देने के लिए सिस्टम की स्क्रीन आ जाती है और वो कहती है क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो अब पूरी लेयर के ऊपर जो डैमेज होगा वो डबल पड़ेगा और ये हर लेयर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो प्लेयर को ये रिकमेंड किया जाता है कि संभाल के खेलो। और ये देख के एमसी सोचता है ओ क्या ये इसीलिए हुआ है क्योंकि डिफिकल्टी इंक्रीज हो गई है, इसीलिए यहाँ डूम और मिंग फेंग भी इसको संभाल नहीं पाए। फिर चेन को अपना ऑरा रिलीज करने लगता है और उसकी डार्क लाइटनिंग जैसा ऑरा निकालते हुए वो कहता है कि तुम लोग अभी यहीं आराम करो और मैं यहाँ आगे चल के देखता हूँ। तभी इसके सामने ऊपर जाने का एक क्लियर रास्ता आने लगता है और एमसी सोचता है कि भले यहाँ की डिफिकल्टी इंक्रीज हो गई है पर क्योंकि मैं एक ओरिजिनल क्रिएटर हूँ इसीलिए मैं पहले से ही सेफ रास्ते से फैमिलियर हूँ जो अटैक्स ट्रिगर नहीं करते। और वो अपनी फुल स्पीड को एक्टिवेट करके आगे बढ़ने लगता है और वो सोचता है कि इस लेयर पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, बस तुम्हें ऊपर चढ़ाई करनी है। और ये ऐसे ही करते करते आगे बढ़ने लगता है और एक जगह जहाँ ये कदम रख के आगे गया था वहीं पर ही पीछे वहां पे धमाका होने लगता है और वो सोचता है कि क्या ये तो सेफ रूट होना चाहिए, यहाँ पर कैसे धमाके हो रहे हैं। फिर अगले ही पल बूम, इसके भी ऊपर एक धमाका होता है और ये भी दूर चिल्लाते हुए गिरने लगता है और ये भी जाता है सीधे ही डूम और एंजल के पीछे। और चिंता में डूम ब्रदर को आवाज लगाता है। यहाँ एमसी जैसे तैसे करके खड़े होने लगता है, वो अपनी हिम्मत जुटा के सोचने लगता है कि ये तो सेफ जोन होना चाहिए, फिर मैं ऐसे क्यों स्ट्रक हो गया। तभी एमसी को बताने के लिए एक नोटिफिकेशन बताया जाता है क्योंकि डिफिकल्टी इंक्रीज हो गई तो सेफ जोन का रूट भी बदल गया है। ये देख के चैन को फिर से उस पहाड़ की तरफ बढ़ने लगता है और वो कहता है एक रैंडम रीसेट, क्या ये गेम मेरे ऊपर कोई ट्रिक्स खेलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ डूम एमसी से पूछता है ब्रदर अब तुम क्या करने वाले हो, इतने पावरफुल अटैक को झेलने के बाद भी क्या तुम आराम नहीं करने वाले। पर यह मिंगफेंग को सब समझ में आ जाता है, इसीलिए वो कहती है कि हर रॉक के ऊपर क्लाइंब करने से धमाका नहीं होता, इसीलिए वो एक सेफ रूट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिर चेनगो को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि मुझे कुछ तो चाहिए। देन वो आगे बढ़ने लगता है और एकदम से उसी रूट के ऊपर आगे बढ़ता है और वहीं पे यहाँ तकता है जहाँ पर उसे पहले धमाका हुआ था। ये देख के डूम और एंजल दोनों ही उसको वार्न करते हैं पर एमसी फिर भी उसको पकड़ लेता है और वो कहता है हाँ ये वही है और एकदम से फिर से वहीं पे धमाका होता है और ये फिर से उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। ये देख के तो इन दोनों के मुंह से भी कुछ नहीं निकलता और एमसी फिर से अपना खून पोंछते हुए उठता है और कहता है कि फिर एमसी ऐसे ही बार बार खुद के ऊपर धमाके लेने लगता है और वो कहता है कि नहीं अभी तो और चाहिए, अब भी एक काफी नहीं है। और अब इसकी पागलपंथी देख के यहाँ मिंगफेंग को भी कुछ तो समझ में आने लगता है। और अगली बार जब फिर से एमसी धमाके से पीछे गिरने लगता है तो यहाँ डूम कहता है ब्रदर क्या इसको मार खाने की कोई टेंडेंसी वगैरह हो गई है। यहाँ पे ये एंजल कहती है क्या इसको एडवांस में कुछ पता है। और इस समय चेनगो की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी, उसके हाथ की खाल भी उधड़ने सी लगी थी। तभी एकदम से चेनगो ज़ॉम्बीज़ की तरह खड़े होने लगता है, उसके अंदर अजीब सी एनर्जी फ्लो करने लगती है। एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि अगर कोई प्लेयर मेल्टिंग फायर केव के हार्ड मोड में लगातार 10 धमाकों से टकराता है तो उसे एक अचीवमेंट मिलती है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ गेटिंग बर्न, मतलब मुझे जलने से डर नहीं लगता। तभी एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है क्योंकि तुम एक प्रीस्ट हो तो तुम्हें एक ब्लेसिंग मिलती है फायर रेसिस्टेंस ऑरा की, ये कोई पैसिव ऑरा नहीं है, मतलब ये एक तरीके की एबिलिटी है फायर रेसिस्टेंस की, इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। ये देख के चेनगो अपने सर पर हाथ रख लेता है और वो एक डरावनी मुस्कान के साथ सोचता है मैं तो यहाँ इतना टॉर्चर हो गया था कि मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, पर फाइनली मुझे ये सीक्रेट टेक्निक मिल ही गई जिससे मैं इस लेयर को क्लियर कर सकता हूँ। और हमें बताया जाता है कि एमसी को जो एक अचीवमेंट मिली है आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ गेटिंग बर्न, इससे प्लेयर की फायर रेसिस्टेंस में 200% प्लस हो जाते हैं। फिर एमसी एक झलक इन लोगों की तरफ देखता है और वो आगे बढ़ने लगता है और इन दोनों से कहता है चलो अब साथ में चलते हैं, अब कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालूंगा। और अब थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अब एमसी आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है कि तुम लोग मेरे साथ ही रहना और अगर कोई अटैक ट्रिगर होता है तो अपना रास्ता बदल लेना। और डूम अपने ब्रदर को सावधान रहने का बोलता है। वहाँ मिंगफेंग सोचती है कि ये तो वही रास्ता है जहाँ पर अटैक ट्रिगर हुआ था, क्या वो यहाँ जानबूझ के हमें लेके आया। यहाँ एमसी एक इविल स्मेल लेते हुए इन दोनों से कहता है चिंता मत करो मेरे पास एक तरीका है, और यहाँ वो सिस्टम में अपनी फायर रेसिस्टेंस की ब्लेसिंग को एक्टिवेट कर रहा है और जैसे ही इसे एक्टिवेट करता है उसके आसपास फायर रेसिस्टेंस का एक ऑरा फैलने लगता है और वो जैसे ही आगे क्लिक करता है हाथ रखता है वहीं पे एक खतरनाक सा धमाका होता है। इसे देख के दोनों ही एमसी के लिए चिंता करने लगता है, उसको आवाज लगाते हैं। पर चेनगो तो एक साइकोपैथ की तरह हंसते हुए कहता है कि ये तो अब एक गर्म शावर की तरह फील हो रहा है। शावर का सुन के यहाँ डूम कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि इसमें कितना ज्यादा दर्द होता है और वो अपने दांत पीसने लगता है। यहाँ लिंगफेंग सोचती है ये एक रेसिस्टेंस स्किल है, भले इससे डैमेज खत्म हो जाता है पर वो दर्द तो बचा ही रहता है, ये तो खुद के ही साथ कितना ज्यादा क्रूअल है। पर यहाँ चेनगो तो बिल्कुल स्मेल देते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है कि अब ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे, तो चलो अब थर्ड लेयर पे चलते हैं। फिर हमें यहाँ थर्ड लेयर का सीन दिखाते हैं। यहाँ एक 4 हाथों वाला मॉन्स्टर अपने हाथों में फ्लेम्स लिए इन लोगों के ऊपर हमला कर रहा होता है। इस एंजल टीम का कैप्टन कहता है डैम इट,
वेट, ये मॉन्स्टर इतना ताकतवर क्यों है? ये एटलीस्ट एसेंस स्टेज रैंक का तो होना ही चाहिए। इन लोगों ने अपने आसपास एक शील्ड बना रखी है, पर उस मॉन्स्टर के फायर अटैक्स के चलते ये शील्ड भी टूटने वाली है और वो चिल्लाता है जिसने शील्ड बनाई है, मैं इसे और टाइम तक बरकरार नहीं रख पाऊंगा। इस टीम का कैप्टन कहता है सभी लोग थोड़ी देर के लिए और हिम्मत बना के रखो, नीचे जिसने इसके सारे स्लेब्स को मारा है वो एंजल जरूर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, जब वो यहाँ आएगा तो हम सब मिलकर इसको आसानी से मार देंगे। इस पे सभी लोग थोड़ा और इंतजार करने के लिए मान जाते हैं, पर यहाँ ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है बेवकूफ, एंजल कैंप, मेरे स्लेब्स को जिसने मारा वो कोई एंजल कैंप वाला नहीं बल्कि एक डेमन कैंप का था जो तुम्हारा मोर्टल एनिमी है। उनके द्वारा मरने से अच्छा तुम तो मेरे हाथों ही मारे जाओ ताकि तुम फिर से मेरे नए स्लेव्स बनकर उनसे बदला ले सको। इसकी ये बात सुन के तो सभी लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, कहते हैं क्या एक डीमन ब्रदर, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर वो सच में डीमंस हुए तो वो तो ये मौका देख के हमारे ऊपर सीधे ही हमला कर देंगे। पहले तो इसका भी चेहरा उतर जाता है, फिर वो एकदम से गुस्से में चिल्लाता है अब वो डीमंस हो या एंजल, वो जो भी हो हमारे एस्केप गोट बनने के काम तो आ ही जाएंगे। और दूसरी तरफ अब हमारी एस्केप गोट हमारा एमसी आ चुका है ऊपर और वो सामने देखता है वहीं पे थर्ड लेयर का दरवाजा है और वो कहता है कि फाइनली अब मैं यहाँ पर आ ही गया। और वो ऊपर आके दरवाजा खोलता है और वो कहता है कि चलो अब मैं किसे बचाने वाला हूँ, पर तभी उसके सर पे एक खतरनाक सी चीज आके लगती है, पर इससे कुछ ज्यादा इससे होता नहीं है और वो सोचता है कि ये, वो समझ जाता है कि ये है फेदर ऑफ मिसलीड। फिर हमें बताया जाता है कि ये एंजल क्लैन में एंजल लॉर्ड की एक स्पेशल स्किल है फेदर ऑफ मिसलीड। ये फेदर के अंदर का ब्लड ऑरा का इस्तेमाल करके बनाई जाती है और इसके अंदर से हमारे ऊपर जितना भी किसी भी मॉन्स्टर का एग्रो होगा वो दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके ऊपर इस स्किल का इस्तेमाल किया जाएगा। पर ये इफेक्ट सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही रहेगा। यहाँ ये मॉन्स्टर का सारा एग्रो अपने एमसी के ऊपर हो चुका है और वो कहता है ओ जो तुम ही लोगों जिन्होंने मेरे स्लेव्स को मारा था। वो एक हाथ से सीधा अपनी छाती में हाथ डालता है और वहां से एक पावरफुल सी स्वॉर्ड बाहर निकाल के सीधे ही इसके ऊपर चार्ज करने लगता है। बिना कुछ सोचे समझे वो कहता है कि मैं सीधे ही अब तुमको मार दूंगा। वो एकदम से अपनी तलवार लेके सीधे ही एमसी के ऊपर आ गया था और एमसी यहाँ चिल्लाता रहता है किसने मुझे यहाँ ट्रिक कर दिया। पर तभी इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए एक एंजल स्वॉर्ड और एक हेल डीमन फ्लेम फिस्ट आ जाता है और एमसी ने भी अपना स्टारलाइट बैरियर को क्रिएट कर लिया है और अब एक एंजल और एक डीमन अपने एमसी को बचाने के लिए आगे आ चुके हैं। ये देख के मिंगफेंग बच्ची कुछ एंजल क्लैन वालों से कहती है कि हम तीनों इस मॉन्स्टर का कोई मैच नहीं है, तो तुम खड़े खड़े वहां पर क्या कर रहे हो, जल्दी करो और हमें ज्वाइन करो। मिंगफेंग की बात सुन के बच्ची कुछ एंजल क्लैन वाले इसके बारे में ही बातें बनाने लगते हैं कि ये तो ली मिंगफेंग है, स्वॉर्ड सेंट की डिसाइपल, पर ये डीमंस के साथ क्या कर रही है, उनके साथ हाथ मिला के काम क्यों कर रही है? और उसने बोला कि ये हमें बचाना चाहती है। क्या इन डीमंस ने रिबेल कर दिया या फिर इसी ने? और इसी टीम का कैप्टन कहता है स्वॉर्ड सेंट की डिसाइपल, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, बच्ची या फिर बेवकूफ। और सभी लोग मौका देख के यहाँ से तुरंत ही भागने लग जाते हैं और ये मिंगफेंग अब भी इनके ऊपर ही चिल्लाने लग जाती है तुम लोग भाग क्यों रहे हो, हमारी मदद करो। तो उस टीम का कैप्टन इस दरवाजे को सील करते हुए कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो क्यों ना तुम हमारे लिए मारे ही जाओ। एंड देन उस दरवाजे को पूरी तरह से बंद करके आइस पावर से उसको सील कर देता है। और ये देख के ये तीनों ही लोग नफरत भरी निगाहों से इन लोगों को देखते ही रह जाते हैं और अपना एमसी कहता है कि इन लोगों ने सच में बाहर जाने का एस्केप रूट हमारे लिए पूरी तरह से सील कर दिया। क्या ये लोग हमें यहाँ पूरी तरह से ट्रैप करना चाहते हैं? यहाँ बाहर इस टीम का वाइस कैप्टन आके इस कैप्टन से कहता है हम लोग बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर रेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो उस टीम का कैप्टन कहता है बाहर, अगर ये मॉन्स्टर मरा नहीं तो हम कभी यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। फिर वो एक इविल स्माइल देते हुए कहता है कि इसके साथ साथ ली मिंगफेंग स्वॉर्ड सेंट की डिसाइपल और डूम डीमन लीडर्स में से एक, वो दोनों ही वहां पर हैं। जब ये दोनों ही टीम फाइट्स में हार चुकी होंगी तो हम आके उस फाइट को खत्म कर देंगे। क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है? तभी पीछे इस दरवाजे के अंदर से आवाजें आने लगती हैं कि जैसे कोई पीछे से इसके ऊपर हमले किए जा रहा हो और हमें दिखाते हैं यहाँ मिंगफेंग इसके ऊपर हमले कर रही है और यहाँ डूम ने इस मॉन्स्टर की तलवार को अपने हाथों से पकड़ रखा है और वो कहता है कि जल्दी करो, क्या वो सील अभी नहीं टूटी? मैं इसे ज्यादा समय तक नहीं पकड़ पाऊंगा। और यहाँ डूम सच में बहुत बड़ी मुसीबत में लग रहा है क्योंकि अगर वो तलवार थोड़ी भी इधर उधर हुई तो उसके ऊपर ही बहुत बड़ा हमला हो जाएगा। इस तरफ मिंगफेंग अपने गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है नहीं, ये हमारी एंजल क्लैन की सीक्रेट सीलिंग टेक्निक है, अगर इसे शॉर्ट टाइम में इतनी जल्दी तोड़ना है तो इसे कास्ट करने वाले को ही मारना पड़ेगा। यहाँ ये मॉन्स्टर बहुत जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि इंट्रूडर्स चलो देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। और वो अपनी फायर स्वॉर्ड का प्रेशर डूम के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ा देता है जिससे अब डूम बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा था, उसके नीचे की जमीन भी टूटने लग जाती है। डूम फायर की वजह से अपनी एक आंख बंद करके जैसे तैसे करके इन एंजल की तरफ देखता है और वो कहता है कि बास्टर्ड्स एंजल, तुम कितने ज्यादा हिपोक्रेट हो, तुम सेल्फिश विलन, अपने गोल के लिए अपने ही लोगों को भी सेक्रीफाइस कर देते हो। तभी हमें किसी के स्पिरिचुअल विंग्स को ओपन होते हुए दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत
बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। और हमें दिखाते हैं ये मिंगफेंग है, वो अपनी तलवार लेके आगे बढ़ती है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने हमारी एंजल क्लैन के लॉस को क्यों वायलेट किया, और ऐसी डिस्पिकेबल थिंग करने की वजह से मैं भी इसमें गिल्टी हूँ, और क्योंकि मैंने ही अब तुम्हें इतने बड़े खतरे में डाला है तो मैं इसे बाहर निकालूंगी। वो इस मॉन्स्टर के सामने आके एक पावरफुल सी टेक्निक को एक्टिवेट करती है जिससे उसके पीछे एक पावरफुल सी स्वॉर्ड बन जाती है और वो इस अटैक को सीधे इसकी तरफ कर देती है। और इस अटैक का नाम था स्लेइंग जजमेंट। और इस मॉन्स्टर ने जिन दो हाथों से उस तलवार को पकड़ रखा था, इस अटैक की वजह से वो दोनों ही हाथ कट जाते हैं। और हमें दिखाते हैं इस अटैक के बैकलैश की वजह से ये एंजल भी बहुत इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है और अपना एमसी भी इससे लिए परेशान हो जाता है और वो बताता है कि ये तो एंजल कैंप की सैक्रिफिशियल स्किल है, बर्निंग फेदर। फिर हमें इस स्किल के बारे में बताते हैं। इस स्किल का नाम है बर्निंग फेदर। ये एंजल कैंप की एक यूनिक बर्निंग विंग्स टेक्निक है। इससे अपने विंग्स को जलाने के बदले में थोड़े समय के लिए हमें एडिशनल पावर मिल जाती है, पर विंग्स के पूरी तरह से जलने के बाद इसका यूजर भी मारा जाएगा। यहाँ अपना चिंगो इसके पास आते हुए कहता है कि तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं है, पर ये लड़की दर्द में कराते हुए कहती है नहीं, ये मेरी गलती है, और वैसे भी अगर मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया तो हमारे जीने का यहाँ कोई चांस नहीं है, ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। फिर अपने एमसी एक फनी स्टाइल में कहता है नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे इस मॉन्स्टर की वीकनेस का पता है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर तो ये एंजल भी बड़ी बड़ी आंखों से कंफ्यूजन में इसकी तरफ देखने लगती है और ये सब इनका चल रहा होता है। इधर डूम भी अपनी कंफ्यूजन में कहता है क्या ब्रदर तुम्हें इसकी वीकनेस का पता है? और इसकी इरिटेशन तो सच में जायज है, वो कब से उसकी फायर ब्लेड को पकड़े हुए था और इसकी शक्ल तो देखो एक बार। देन एमसी इन लोगों को बताता है कि ओरिजिनली इन सीक्रेट रिलम्स में मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल पावरफुल आर्टिफैक्ट्स को सप्रेस करने के लिए रखा जाता है, पर समय के साथ साथ इन मॉन्स्टर्स में अब इंटेलिजेंस आ गई है और अब इनके खुद के ख्याल हो चुके हैं। और इस तरफ ये मॉन्स्टर के दो कटे हुए हाथों को ये फिर से रिजनरेट कर रहा होता है और अपने एमसी को ये नोटिफिकेशन आ जाती है कि ये मेल्टिंग फायर लॉर्ड अपनी बॉडी को फिर से रिस्टोर कर रहा है। रिस्टोरेशन कंप्लीट होने में 15 सेकेंड लगेंगे और ये फिर सेकेंड स्टेज में चला जाएगा। और हमें दिखाते हैं कि इस मॉन्स्टर का हाथ फायर की मदद से बहुत तेजी से रिकवर हो रहा होता है। यहाँ अपना एमसी कंटिन्यू करता है कि ये मॉन्स्टर्स जिस आर्टिफैक्ट को सप्रेस कर रहे होते हैं उस आर्टिफैक्ट्स के एट्रीब्यूट पूरी तरह से इन मॉन्स्टर के अपोजिट होते हैं, इसीलिए इन मॉन्स्टर्स की सबसे बड़ी वीकनेस वही आर्टिफैक्ट ही होता है। और जो आर्टिफैक्ट इस मेल्टिंग फायर लॉर्ड को सप्रेस किए हुए है वो उसी के पीछे वो फर्नेस के अंदर चमक रहा है। वैसे वहां पर एक सील है, पर फिर भी हम उसकी हिडन पावर को यहाँ से भी फील कर सकते हैं। और यहाँ पर ये डूम कहता है सच में तुम सच में मेरे ब्रदर कहलाने के लायक हो। ये देख के एमसी सोचता है इससे मैंने ही बनाया तो मुझे तो ये पता ही होगा। यहाँ ये मॉन्स्टर बहुत जोर से अब चिल्लाने लग जाता है डैम इंट्रूडर्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना दर्द देने की। फिर एक जोर से दहाड़ लगाता है और वो किसी टेक्निक मेल्टिंग समन का इस्तेमाल करता है जिससे उसके अंदर से अजीब सी आग के गोले निकलते हैं और वो बहुत सारे उनके मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये फायर लॉर्ड इन सारी मॉन्स्टर को ये ऑर्डर देता है कि इन सबको पिघला देने वाली अग्नि में झुलसा के रख दो। एमसी के पास एक वार्निंग नोटिफिकेशन आती है कि अब बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और वो सेकेंड स्टेज में जा चुका है। ये देख के चेंगो आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है कि अब इसने खुद को पूरी तरह से रिस्टोर कर लिया है, तुम लोग अब मेरे लिए रास्ता बनाओ, मैं आगे जाऊंगा। ये सुन के ये दोनों ही अब इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं, पर अपना एमसी पीछे मुड़ता है और एक स्माइल के साथ कहता है मेरे ऊपर भरोसा करो और भूलो मत उस फर्नेस के नीचे लावा है और मेरी रेजिस्टेंस के लिए उस डैमेज को इग्नोर कर सकती है। ये सुन के ये दोनों ही अब इसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और मिंगफेंग कहती है जब तक मेरे विंग्स बर्न आउट हो रहे हैं उससे पहले मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना देती हूँ। और डूम अपना हाथ चटकाते हुए कहता है कि डीमंस को कब से एंजल्स की जरूरत पड़ने लगी। यहाँ एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है कि ठीक है अब मेरे साथ आओ, और एकदम से तीनों ही अब आगे बढ़ने लगते हैं फुल फोर्स के साथ। और ये मॉन्स्टर भी अपने स्लेव्स को ये ऑर्डर दे देता है कि इन इंट्रूडर्स को मार दो। यहाँ ये एंजल अपने विंग्स के साथ उड़ के सबसे पहले आगे जाती है और वो कहती है कि मैं सबसे पहले रास्ता क्लियर करती हूँ। और वो अपने सबसे पावरफुल अटैक्स में से एक एंजल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है जिससे बहुत ज्यादा बड़ा गड्ढा ही कर देती है पूरी जमीन में और ज्यादातर मॉन्स्टर वहां पर मारे जाते हैं। ये देख के एमसी भी कहता है चलो आगे बढ़ते रहो, और हमें दिखाते हैं ये डूम के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर सीधे ही एमसी की तरफ ही कूद जाता है और वो चिल्लाता है मुझे पता है कि तुम क्या करने चाहते हो, तो अब इसके बारे में सोचना भी मत। देन डूम भी यहाँ एक फिस्ट बना के इसके सामने जाता है और वो कहता है कि ब्रदर इसे मुझ पे छोड़ दो, तुम आगे बढ़ो। एमसी भी इसके लिए परेशान होने लगता है, पर डूम ने अपने डिमोनाइजेशन का एक्टिवेट कर लिया था जिससे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पर इसके बावजूद भी उस मॉन्स्टर का क्रशिंग फोर्स इसके लिए बहुत ज्यादा था। फिर भी वो एमसी से कहता है कि ब्रदर मैं ठीक हूँ, अब बाकी सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। पर एमसी भी यहाँ से भाग जाता है और वो कहता है ठीक है। फिर वो इस लावा के तालाब के पास आता है और एकदम से अपना फायर रेसिस्टिंग ऑरा को एक्टिवेट करके सीधे
सीधे ही उस तालाब के अंदर ही कूद जाता है। ये दोनों भी बड़ी आशाएं लगा के ये देखने लगते हैं कि क्या वो सच में कर भी पाएगा। यहाँ पर हमें एमसी को दिखाते हैं, वो इस ट्रेजर के पास में जाने लगता है और वो कहता है कि बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ। पर तभी वो मॉन्स्टर भी इस तालाब के पास आता है और वो अपना हाथ आगे डालते हुए कहता है कि बास्टर्ड बाहर आ। और हमें दिखाते हैं कि एकदम से उसका हाथ एमसी की तरफ बढ़ता है और एमसी उस ट्रेजर की तरफ बढ़ता है और हमें किसी के हाथ में कुछ तो मसलते हुए दिखाया जाता है, जिससे उसके हाथ में बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। इससे ऐसा लग रहा था कि उस मॉन्स्टर ने एमसी को पूरी तरह से मसल दिया है। ये देख के वो एंजल और यहाँ पे सभी लोग एमसी के लिए परेशान होने लगते हैं। ये देख के वो मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा हंसने लगता है और वो कहता है कि बेवकूफ हो, अब तुम में से कोई यहाँ से नहीं जा सकता। पर तभी लावा के उस तालाब के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और उस हाथ में वही ट्रेजर होता है और उसमें से आवाज आ रही थी आइस हार्ट। ये आवाज एमसी की थी और उसने आइस हार्ट की एबिलिटी का इस्तेमाल किया था और ये मॉन्स्टर पीछे बहुत जोर जोर से ना नहीं करने लगता और वो कहता है कि नहीं, तुम मुझे नहीं हरा सकते, ऐसा कैसे हो सकता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि मेल्टिंग फायर लॉर्ड अब सप्रेस हो चुका है और सारी रेसिस्टेंस 100% से इंक्रीज हो गई है और अब ये लास्ट करेगा 15 सेकंड तक। ये देख के डूम और मिंगफिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो तो खुशी के मारे एमसी की बहुत ज्यादा तारीफें करने लगते हैं और एमसी इस आर्टिफैक्ट को लेके बाहर आता है और कहता है कि चलो ये हो गया। पर तभी एकदम से एक आवाज आती है एंजल्स ग्रास्प और इसके अंदर से एक हाथ निकलता है और वहीं से इन तीनों के बीचों बीच से इस आर्टिफैक्ट को छीन के ले जाता है। ये देख के मिंगफेंग चिल्लाने लग जाती है, बाई चैंग तुम क्या कर रहे हो। तो ये कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं इस ट्रेजर को एंजल कैंप को डिलीवर करने वाला हूँ। ये देख के मिंगफेंग इस पे चिल्लाने लग जाती है, हम एंजल कैंप वाले हैं, हम हमेशा लाइट और जस्टिस पे भरोसा करते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एंजल कैंप में तुम्हारे जैसे कनिंग विलन्स का ग्रुप भी हो सकता है। यहाँ अपना हमेशा की तरह जोशीला डूम तो चिल्लाता है कि इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इनको बीट वीट के ही रास्ते पे लेके आना चाहिए। और अब ये दोनों ही उस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए तेजी से उस बंदे की तरफ ही बढ़ने लगते हैं और हमें दिखाते हैं कि ये पर्सन तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करता और वो कहता है कि क्या तुम सच में फाइट करना चाहते हो। और वो अपने हाथ में रखे इस आर्टिफैक्ट को ऊपर करता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करने लगता है। वो हंसते हुए कहता है क्या तुम मेरे हाथ के इस डिवाइन आइटम को भूल गए। वो इस डिवाइन आइटम का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को ही बर्फ में जमाने लगता है और वो बहुत जोर जोर से हंसते हुए चिल्लाने लगता है, ये तो सच में एक डिवाइन आइटम है। इवन शॉर्ट सैंड के अप्रेंटिस और डीमन क्लैन के लीडर का भी इसके सामने कोई मुकाबला नहीं है। इसके साथ मैं एंजल क्लैन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तो अभी इसी के बीच में अपना एमसी भी मुंह खोलता है और वो कहता है, हे तुमसे किसने बोला कि वो चीज तुम्हारी है, क्या मैंने इसके लिए एग्री किया। ये सुन के ये बंदा कहता है, ओ तुम तो वही आउटसाइडर हो ना। फिर अपना एमसी शांति से अपनी तलवार बाहर निकालता है और एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, ओरिजिनली मैं एंजल फैक्शन को ही चुनना चाहता था, पर ऐसा लगता है कि इस दुनिया में तुम ओरिजिनल डिजाइन से बिल्कुल ही डिफरेंट हो। मौत से डरने वाले, खुद के ही लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले ये लुटेरे, ऐसा लगता है कि डीमन क्लैन इससे ज्यादा सेफ है। एटलीस्ट तुम्हें पीछे से धोखेबाजी करने वाले लोगों से डरने की तो जरूरत नहीं होगी। तो ये भी घमंड में अपना आर्टिफैक्ट आगे करते हुए कहता है कि बेवकूफ, क्या तू भी इन्हीं लोगों की तरह आइस स्टैच्यू बनना चाहता है। पर चेन को तो अपनी तलवार लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और वो कहता है कि मैं इस तलवार को तुमसे डील करने के लिए नहीं लेके बैठा हूँ, पर मैं पहले इससे निपटूंगा। और हमें दिखाते हैं वो एकदम से अपनी फ्लेम स्लॉटरर का इस्तेमाल करता है और इस मॉन्स्टर को एकदम से बीच में से ही काट देता है। भाई ये इतनी ताकत कहां से आ गई है इसमें। एक नोटिफिकेशन में बताता है कि मॉन्स्टर की रेसिस्टेंस 100% से डिक्रीज हो गई है और डैमेज रिसीव 200% से इंक्रीज हो गई है और प्लेयर ने फ्लेम स्लॉटरर का इफेक्ट ट्रिगर कर दिया है। क्रिटिकल डैमेज 100% से इंक्रीज हो गया है। अब ये मॉन्स्टर लॉर्ड हार चुका है। और एमसी की ताकत देख के तो ये भी बहुत घबरा जाता है और ये कहता है, क्या इस बॉस मॉन्स्टर को उसने एक ही अटैक में मार दिया। तभी यही बिल्ला एक नोटिफिकेशन भेजता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, तुम पहले पर्सन हो जिसने मैग्मा लॉर्ड को मारा है। इसके रिवॉर्ड में तुम्हें एक अचीवमेंट एनिमी ऑफ द ब्लेज और फर्स्ट किल अचीवमेंट मिलती है और इस रिवॉर्ड में तुम्हें ये डीमन पेट मैग्मा लॉर्ड भी मिलता है और साथ ही साथ इलाइट रैंक इक्विपमेंट, मैग्मा आर्मर, मैग्मा गॉन्टलेट और मैग्मा हेलमेट भी मिलता है। ये रिवॉर्ड्स देख के एमसी सोचता है कि फर्स्ट किल के रिवॉर्ड सच में बहुत अच्छे हैं। पर इससे अब इस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार को चुराने की। और वो अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करता है, बहुत ही पावरफुल टॉर्नेडो बना के एमसी की तरफ ही हमला कर देता है। पर चेन को इतने पावरफुल अटैक के बीच भी एकदम शांति से कहता है मैग्मा आर्मर और एमसी के ऊपर फ्लेम्स चढ़ने लगती है। ये हमला सीधे एमसी से टकराता है, बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके के बीच एमसी अपना पंच आगे करता है और एक बार हाथ हिला के सारी की सारी धुंध को ही गायब कर देता है। फिर हमें मैग्मा आर्मर के सेट्स की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। 2 पीस के सेट में सिर्फ फायर डैमेज इंक्रीज होता है 100% से। किसी के पास मैग्मा आर्मर का 4 पीस वाला सेट होता है तो जब भी कोई इसे पहनने वाले के ऊपर हमला करेगा और उसके आसपास अगर फायर एट्रीब्यूट वाला इन्वायरमेंट हुआ तो एक आर्मर खुद से ही फॉर्म होके हर डैमेज को खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा और ये सिर्फ एक ही बार होगा। और अगर किसी के पास 6 पीस वाला मैग्मा आर्मर सेट हुआ तो वेयरर के पास फायर कंट्रोल करने की एबिलिटी होगी और हर अटैक में मेले अटैक में एडिशनल फायर डैमेज भी होगा।
ये बंदा ये देख के घबराते हुए पीछे मुड़ता है और अपने लोगों से कहता है इस बंदे ने इस सीक्रेट रिलम का ट्रेजर हासिल कर लिया, हम इसे डीमन क्लैन में नहीं जाने दे सकते, हमला करो साथ में। ये सुनकर चेंगो भी पूरी स्टाइल में अपनी तलवार को बाहर निकालता है और वो कहता है क्या मदद को बुलाना चाहते हो, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। देन वो अपनी तलवार को नीचे गाड़ता है और उसके अंदर से बहुत बड़ी सी फॉर्मेशन बन जाती है और एमसी चिल्लाता है बाहर आओ मैग्मा लॉर्ड, और एकदम से बहुत जोर से दहाड़े लगाते हुए एमसी के पीछे एक जाइंट बॉडी मैग्मा लॉर्ड की बन जाती है। फिर हमें इस मैग्मा लॉर्ड के बारे में बताते हैं, ये एक एलाइट रैंक का मैजिकल पेट है, ये मर के फिर से जिंदा हो गया है। इसके एट्रीब्यूट ओरिजिनल के सिर्फ 10% ही है, पर इसका साइज ओरिजिनल के 300% है। ये और भी ग्रो कर सकता है, ये समझ भी सकता है। अभी के लिए इसके पास एक स्किल है मैग्मा फिस्ट। ये मैग्मा लॉर्ड अपना फिस्ट का इस्तेमाल करता है और सीधे इन्हीं लोगों की तरफ हमला कर देता है, पर इन लोगों ने तो किसी तरह की शील्ड बना रखी थी। वो मैग्मा लॉर्ड की शील्ड से हाथ टकराता है और उस शील्ड पे बस थोड़ी बहुत ही डराने ही पड़ती हैं और अपना एमसी सोचता है क्या इन लोगों के पास एक बैरियर है, इसीलिए इस मॉन्स्टर लॉर्ड के सामने ये लोग इतने समय तक टिके रहे थे, पर ये मेरे सामने यूजलेस है। वो अपनी वॉन्ड को आगे करता है और वो फ्लेम शील्ड को कास्ट कर देता है, जिससे इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। वो फ्लेम शील्ड इन लोगों के ऊपर कास्ट हो जाती है, पर हमें सब समझ में आता है। एक नोटिफिकेशन में हमें बताया जाता है ये है फ्लेम शील्ड का बग वर्जन, इसे फ्रेंडली टारगेट्स के ऊपर कास्ट किया जाता है और ये शील्ड के ऊपर 250% फायर डैमेज करता है। इसकी वजह से यहाँ इन लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है और ये लोग बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं और वो कहते हैं क्या ये किस तरह का अटैक है, ये हमारी एंजल क्लैन की शील्ड के आर पर कैसे आर पार जा रहा है। और वो अपने कैप्टन को आवाज लगाने लगते हैं और यहाँ इनका कैप्टन कहता है ये आउटसाइडर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इस डिवाइन आइटम का इस्तेमाल करके इससे जल्दी छुटकारा पाना होगा। वो अपने डिवाइन आइटम का आगे करता है और वो कहता है आइस, पर तभी उसकी बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है और उससे खुद से ही अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है ये एक स्किल है कास्ट डिस्पेल का बग वर्जन, इसे कास्ट करते हैं फ्रेंडली टारगेट के ऊपर जो कि फिर 10 सेकंड के लिए वहीं पे इम्प्रिजन हो जाता है, मतलब 10 सेकंड के लिए वहीं पैरालाइज हो जाएगा। फिर अपना एमसी वहां आता है और फटाक से उससे वो आइटम छीन लेता है और वो इस आइटम का इस्तेमाल करके अपने दोनों साथियों को रिलीज कर देता है और वो सोचता है कि भले ही मैं एक बग की वजह से इस गेम वर्ल्ड से बाहर नहीं जा सकता, पर अपनी रिवर्स स्किल का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों से निपटना कितना ज्यादा आसान है। यहाँ अनसील होने के बाद डूम बहुत गुस्से में चिल्लाता है एंजल कैंप के कमीनो, अब डूम तुमको बताएगा कि असली लड़ाई क्या होती है। वो सीधे इन लोगों की तरफ कूद जाता है, वो अपना पावरफुल फिस्ट बना के इसको मारने वाला होता है, पर तभी वहां पे एंजल आ जाती है और वो कहती है रुको। ये देख के डूम इसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है क्या तू इस कमीने को बचाना चाहती है। तो ये एंजल कहती है नहीं मैं इसको बचाना नहीं चाहती, पर सीक्रेट रिलम अभी सडनली म्यूटेट हो गई थी और हमारे एंजल क्लैन के एल्डर्स पहले ही बाहर निकल गए थे, वो अब भी बाहर गार्ड कर रहे होंगे। अगर ये लोग तुम्हारे हाथों मारे जाते हैं तो बाहर एंजल्स और डीमन फैक्शंस के बीच फिर से खून की नदियां बहेंगी। तो पीछे से एमसी भी कहता है ठीक है मैं इन लोगों को अभी नहीं मारूंगा, पर मेरी भी 2 कंडीशंस हैं। तो ये लड़की पूछती है क्या कौन सी कंडीशंस। तो एमसी इस टीम के कैप्टन के ऊपर उंगली करते हुए कहता है कि पहला मुझे बाकियों से फर्क नहीं पड़ता कि बाकियों का क्या होना है, पर तुम्हारी एंजल क्लैन को इसे जरूर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मिंगफेंग भी इस टीम कैप्टन की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहती है कि इसने पहले ही एंजल क्लैन के भरोसे को तोड़ दिया है, इसने खुद के ही लोगों को नुकसान पहुंचाया है, बस इसी से ही मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, तुम्हें ये हमें रियलाइज कराने की जरूरत नहीं है, हम इसे जरूर एग्जीक्यूट करेंगे। फिर एमसी एकदम चालाक लोमड़ी की तरह हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, और अब मेरी दूसरी कंडीशन, और मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरी हो जाओ। और जैसे ये लड़की ये सब सुनती है उसकी तो होश आवाज गुम हो जाते हैं, उसके चेहरे से कोई शब्द नहीं निकलते और वो कांपती आवाज में कहती है कि क्या तुम, और उसका चेहरा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल होने लगता है। अब हमें इसका कन्फेशन तो नहीं बताया जाता है, हमें अब इस सीक्रेट रिलम के बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर सच में एंजल क्लैन वाले बिल्कुल फील्डिंग लगा के बैठे होते हैं। यहाँ एक कमांडर कहता है सभी लोग मेरी बात सुनो, अगर यहाँ से बाहर आने वाला कोई एंजल क्लैन का मेंबर हुआ तो ठीक है, पर अगर कोई डीमन क्लैन या फिर वो मॉन्स्टर्स हुए तो जरूर हम मौत तक लड़ेंगे और उन्हें जरूर मार देंगे। तभी इसी डीमन रिलम की तरफ से आवाज आती है कि कौन हमें मारने वाला है। सभी लोग हैरानी से इसकी तरफ देखते हैं और हमें दिखाते हैं कि इतने सारे एंजल क्लैन के मेंबर्स के बीचों बीच इस सीक्रेट रिलम के सामने ये लड़की तो बिल्कुल सिंहासन लगा के बैठी होती है और वो कहती है मैं सच में ये देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। फिर वो अपने जूते को निकालने लगती है और वो कहती है कि ये सिस्टर के पास बस 2 पेयर ही हैं जूतों के, मेरे पास ये सबके लिए नहीं है। और इसकी इतनी खूबसूरती की वजह से यहाँ सैनिक बिल्कुल ही इसमें मदहोश होने लगते हैं और एक तो बिल्कुल ही कुत्ता बन चुका होता है और वो कहता है कि ये लेडी तो सच में बहुत सुंदर है, डीमन जनरल सच में बहुत बहादुर होते हैं। तभी दूसरा भी इसके चाम में फंसते हुए कहता है कि तू साइड हट, इस डीमन लेडी के जूते सिर्फ मैं ही चाट सकता हूँ। तभी ये डीमन क्लैन का बुड्ढा अपने पावर का इस्तेमाल करता है और वो कहता है तू घटिया चीज, और वो इन्हीं एंजल सोल्जर्स के ऊपर अपनी डिस्पेल स्किल का इस्तेमाल करता है। इस स्किल से ज्यादातर कंट्रोल इफेक्ट को हटाया जा सकता है।
तभी ये सक्यूबस क्वीन भी अपने चाबुक को बाहर निकाल लेती है और वो कहती है ओह माय ग्रैंड एल्डर तो सच में बहुत ज्यादा इंटेंसिव है। तभी ये बुड्ढा चिल्लाता है कि सभी लोग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बूस्ट करो और इसके सेडक्शन में बिल्कुल मत आना, सभी लोग फॉर्मेशन में आओ और इसको प्योरीफाई करो। देन इस एल्डर के अंदर से बहुत ज्यादा बड़ी लाइट निकलती है और उसके अंदर अजीब सी किताब ओपन होती है। हमें इसके बारे में बताया जाता है ये एक सीक्रेट टेक्निक है होली लाइट बैप्टिज्म। और ये सक्यूबस क्वीन भी अभी के लिए बस देखती रह जाती है। उस बुक के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकलती है और ये लाइट का प्रकाश सीधे इसी के ऊपर पड़ता है और ये भी घुटनों पे आ जाती है। इस अटैक से इसकी बहुत ज्यादा हेल्थ कम हो जाती है, पर ये लड़की फिर भी हंसते हुए खड़ी होती है और वो कहती है कि एंजल क्लैन के पास तो सच में बहुत ज्यादा पैसा है, इवन वो तो डिवाइन आर्टिफैक्ट ऑफ लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बुड्ढा भी चिल्लाता है इस आर्टिफैक्ट के फ्रेगमेंट को हमने ओरिजिनली उस डीमन के लिए बचाया था जिसने हमारे लोगों को एक ही अटैक में मार दिया। इससे मरने पे तो तुम्हें ऑनर फील होना चाहिए। अब होली लाइट को तुम जैसे कचरे को साफ करने दो। यहाँ सक्यूबस क्वीन की हेल्थ बहुत तेजी से घट रही थी, पर ये फिर भी हंसती जा रही थी। ये देख के बुड्ढा और भी ज्यादा गुस्से में जा रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आती है आइस ऑफ हार्ट और बहुत ज्यादा आइस फैलने लगती है चारों तरफ और इस सक्यूबस क्वीन के ऊपर एक आइस का बैरियर बन जाता है जिससे वो होली लाइट भी नहीं तोड़ पाती। और हमें दिखाते हैं कि सीक्रेट रिलम से अपना एमसी और उसकी टीम आ चुकी है और अपना एमसी एक गहरी सांस भरते हुए कहता है लकीली ये रुक गया। और यहाँ ये सक्यूबस क्वीन भी अपना मुंह खोल के बस एमसी को ही देखे जा रही थी। और इस तरफ हमें इस आर्टिफैक्ट को दिखाते हैं, इसका फ्रेगमेंट पूरी तरह से जम चुका है, चारों तरफ बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी है। और यहाँ एमसी बड़े प्यार से एकदम रोमांटिक मूड में इसका हाथ पकड़ते हुए इसको अपनी तरफ खींचता है और वो कहता है सक्यूबस इन लोगों ने तुमसे कुछ किया क्या? ये सक्यूबस इसका नाम है। ये सक्यूबस क्वीन भी एकदम स्वैग में शर्माते हुए कहती है हाँ ज्यादा कुछ तो नहीं किया, पर इन एंजल्स की बदबू ये सच में अनबेरेबल है, ये बिल्कुल झेली नहीं जाती। वाह भाई इस लड़की में भी स्वैग तो है। पर एमसी सक्यूबस का आधा जला हुआ विंग देख लेता है और वो कहता है ये पंखों वाले कुत्ते। फिर अपना एमसी से और गले लगाते हुए कहता है ये एंजल एनपीसीज अगर मैं थोड़ी देर और लेट हो जाता तो मेरी बेटी यहीं पिघल जाती। फिर हमें अपने एमसी के पास जो आर्टिफैक्ट है उसका बारे में बताया जाता है। इसका नाम है हार्ट ऑफ आइस। इसने अभी अभी डिवाइन आर्टिफैक्ट ऑफ लाइट के फ्रेगमेंट को तोड़ दिया है, इसीलिए इसकी प्रोफिशिएंसी 50 आउट ऑफ 50 हो चुकी है, जिससे फ्रीजिंग डैमेज इंक्रीज हो गया है और नेगेटिव इफेक्ट का हिट रेट भी इंक्रीज हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेज 0 आउट ऑफ 100 है। और हमें दिखाते हैं अब तो वो किताब पूरी चूर चूर हो चुकी है और ये सारी सोल्जर्स बर्फ में जम चुके हैं, यहाँ तक कि उनका एल्डर और कमांडर भी बर्फ में जम चुका है। ये देख के मिंगफेंग भी परेशान होने लगती है और वो कहती है नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर वो एमसी का हाथ पकड़ती है और वो कहती है प्लीज इसे रोक दो, अगर ये लोग यहाँ पर सच में मारे जाते हैं तो जरूर डीमन और एंजल क्लैन के बीच में वॉर छिड़ जाएगी। तो अपना एमसी भी ये मौका देख के कहता है ओ तुम चाहती हो कि मैं इनको रिलीज कर दूं? देन वो अपने हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाता है और वो कहता है तो फिर इसे साइन करो, फिर तुम मेरी हो जाओगी और फिर मैं तुम्हारे लोगों को भी छोड़ दूंगा। फिर ये लड़की भी बड़े ध्यान से इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगती है। फिर हमें बताया जाता है ये है एक गोल्डन कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद प्लेयर की टीम को एक्सपीरियंस मिलेगा, वो 110% से इंक्रीज होगा, डंजन के रिवॉर्ड्स भी 110% से इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाला कोई एनपीसी है तो सारे रिवॉर्ड्स प्लेयर को जाएंगे। फिर मिंगफेंग इन जमे हुए लोगों को देखती है और वो कहती है कि इस हिसाब से चलता रहा तो ग्रैंड एल्डर भी सोरली मारे जाएंगे, भूल जाओ इन लोगों की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मिंगफेंग इसे साइन करने के लिए राजी हो जाती है। देन एमसी अपनी सारी आइस को वापस ले लेता है और ये लोग भी फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। फिर ये ग्रैंड एल्डर ऊपर से नीचे आ जाता है और वो कहता है क्या यही वो डीमन है जिसने हमारे लोगों को एक ही हमले में मार दिया? इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे एंजल क्लैन के डिवाइन आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करने की और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की? और वो एंजल क्लैन के ग्रैंड एल्डर के नाम पे ये कसम खाता है कि वो एमसी का सर काट के लेके जाएगा। फिर वो ली मिंगफेंग को ऑर्डर देता है कि सब जल्दी करो और हमारी टीम के अंदर वापस आओ। पर ये लोग कोई जवाब नहीं देते। पर तभी इसी ग्रैंड एल्डर के बगल में एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर उसी टीम का कैप्टन बाहर आता है और वो कहता है ग्रैंड एल्डर इनकी बातों में भरोसा मत करना। फिर वो जैसे तैसे खड़े होते हुए बताता है इसने पहले ही एंजल क्लैन को धोखा दे दिया है, ये डीमंस की मदद कर रही थी आर्टिफैक्ट को कलेक्ट करने के लिए, ये जरूर उस डीमन के प्यार में पड़ गई है। तभी एंजल भी गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेती है और वो कहती है ये साफ साफ तुम ही थे जो एंजल क्लैन के भरोसे को तोड़ चुका है, तुमने अपने लोगों को नुकसान पहुंचाया और तुम्हारी वजह से उस मॉन्स्टर के हाथों एंजल क्लैन के इतने लोग मारे गए। और पीछे अपना डूम अपना कान खुजाते हुए कहता है ये एंजल क्लैन कितनी घटिया होती है, तुम्हें इस धोखेबाज मेगोट को जाने देना चाहिए, ऐसे ही अपने ही क्लैन को धोखा देख के उसे ही और नुकसान पहुंचाता रहेगा। और वो सक्यूबस क्वीन भी एमसी से चिपकते हुए कहती है और तुम ली मिंगफेंग क्यों ना तुम इस मौके का इस्तेमाल करो और हमारे डीमन क्लैन को ज्वाइन कर लो। और डूम भी बड़े एक्सपर्ट तरीके से एमसी की लाइन क्लियर करते हुए कहता है कि हाँ तुम और ब्रदर कितने अच्छे लग रहे थे बैटल में लड़ाई करते हुए। तो ली मिंगफेंग कहती है ये तो कुछ अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से था और एंजल क्लैन के स्वॉर्ड सैंड की फर्स्ट डिसाइपल होने के नाते मैं नेचुरली डीमन क्लैन के अपोजिट साइड में ही हूँ। फिर ये सीधा इस बाइचेंग के ऊपर अपनी तलवार रख लेती है और वो
कहती है तू कब से बहुत बकवास कर रहा है, अब मैं तुझे जज करूंगी। फिर यहाँ डूम कहता है तू, पर अपना एमसी को रोक देता है और वो कहता है डूम अब और कुछ मत बोलो, वैसे भी एंजल और डीमन क्लैन की लड़ाई भूल के इसने उस मॉन्स्टर से लड़ने में हमारी मदद की थी, इसीलिए ये हमें इसका कर्जदार बनाता है। और रही बात इस बाईचन की जो अपनी क्लैन को इतना नुकसान पहुंचाता है, तो अब इस एंजल क्लैन पर ही छोड़ दो। और एमसी की ये बात सुन के ली मिंगफेंग की फेवरेबिलिटी एमसी के लिए इंक्रीज जाती है और हमें बताया जाता है कि एमसी के गोल्डन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अब वो इसकी फेवरेबिलिटी देख सकता है। तभी ऊपर बहुत जोर से बिजली कड़कने लगती है, एक बिजली इन्हीं की तरफ आके गिरती है और ऊपर से आवाज आती है बेवकूफों। पलक झपकते ही ये पूरा एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल जाता है और यहाँ मिंगफेंग कहती है ये तो। तभी कुछ कंप्यूटर जैसे सिग्नल वाले 0101 वाली लाइट इन लोगों के सामने आके पड़ती है और वो लाइट सीधा ही एक पेड़ के अंदर ट्रांसफॉर्म सी होने लगती है और अपना एमसी भी देख के समझ जाता है और मिंगफेंग कहती है ये तो सच में वर्ल्ड ट्री है। फिर हमारा सीन चेंज होके रियल वर्ल्ड में आ जाता है। यहाँ पर किसी सिटी सी की लैब में दिखाते हैं जहाँ पर कहीं पे आवाजें आ रही थी साइंटिस्टों की, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, साइन वेव, इनका डाटा एनालाइज किया जा रहा है। जिंदगी के सिग्नल्स को अलग करने की प्रोसेस प्रोग्रेस में है। इंट्रिंसिक मोड फंक्शन IMF फंक्शन शुरू हो रहा है। इंसानी जिंदगी के रेडार वेव फ्रीक्वेंसी मोडिंग को प्रोग्रेस में रखा जा रहा है। फिर हमें किसी की बॉडी दिखाया जा रहा है और इन सारे साइंटिस्ट इसी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये बॉडी अपने MC की ही है। फिर कहीं तो एक नोटिफिकेशन आती है कि प्लेयर अब भी अनकॉन्शियस है, इस गेम वर्जन का अब अपडेट शुरू हो रहा है। और ये अपडेट शुरू होने से पहले ही ये वीडियो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब तुम लोग बताओ कि ये वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा और ये स्टोरी तुम लोगों को कैसी लग रही है, क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं या नहीं। इसके पुराने पार्ट्स पे व्यूज नहीं गए थे पर फिर भी मैंने 1 घंटे का वीडियो बना के डाल दिया है। एटलीस्ट इस चैनल पे 1 घंटे का वीडियो तो होना ही चाहिए ना किसी सीरीज का। ठीक है, तो अगर इस पे अच्छे व्यूज जाते हैं तो मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा, अगर नहीं जाते हैं तो मैं इसे बंद कर दूंगा और क्या फिर नई सीरीज भी शुरू करनी है। चलो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और अब मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।